गुस्सा हो जाएगा, कहेगा बेटा तुम में और रंगीला अंतर क्या रहा फिर। तो ऐसे नहीं, कभी एक आध गलती हो जाए तो बात अलग है। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिलहाल क्लास के। ये चल ही रहा है। अरे मैं क्या बोल रहा था, जैसे हमें एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है ना। अब डायरेक्ट मैं कूद जाऊं, जैसे जब आपको मिडिवल पढ़ाई जाएगी, कोशिश की जाती है कि एंशियंट से शुरुआत की जाए। समझ रहे हो आप? जैसे अगर मैंने आपको मिडिवल पढ़ा रखी होती, तब मैं आपको ये पढ़ाता तो आपको ये सारी चीजें रिलेट हो रही होती ना। अरे हाँ ये शासक था, इसने ये किया, इसने वो किया, फलाने ने ये किया। समझ आ रहा होता। लेकिन इसीलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड बना रहा हूँ। अभी सोचो डायरेक्ट एकदम से मैं कूद जाऊं कि चलो अब ब्रिटिशर्स आ चुके हैं, बाकी पहले क्या हुआ उससे हमें कोई लेन देन नहीं, काम बनेगा नहीं। क्योंकि ब्रिटिशर्स बहुत पहले आ गए थे, उनका कोई वो नहीं था एम कि भाई हमको रूल करना इंडिया को। बस वो देख रहे थे कि एक सही मौका मिलने दो। जब उन्होंने देखा मराठास का डिक्लाइन, सेंट्रल पावर डिक्लाइन हो रही है, बाकी किंगडम्स क्या है, सब अपने अपने में लगे हैं, चाहे वो राजपूत किंगडम हो, चाहे वो सिख का हो, चाहे वो मराठास हो, ये आपस में लगे हैं, प्लस एक दूसरे को मारने काटने में लगे हैं। तो ब्रिटिशर्स को ये भी आइडिया, किसी एक को मारूंगा तो दूसरा तो खुश होगा, हाँ मार मार, पीछे से और कहेगा हाँ मार, बढ़िया मैं भी हूँ, एक आध लात वो भी मारेगा सिंघम वाले की तरह, है ना। तो ये चीज होगी। तो वो बस सही मौके का इंतजार कर रहे थे। अब वो सही, अब यही चीज मैं डायरेक्ट पढ़ाना शुरू कर दूं तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि मराठास एक तरफ औरंगजेब मार काट रहा है सबको, दूसरी तरफ मराठा भी उसी स्पीड से मार काट रहे हैं, तो केओस मचा हुआ है। अब इन दोनों का साथ कोई नहीं देने वाला, तो जब इन पे मुसीबत पड़ेगी तो इनका कोई साथ नहीं देने वाला। ठीक है। ऑनलाइन वालों चलो शुरू हो जाओ, बताओ भाई। चलो भाई शुरू। हाँ, स्टेट ऑफ हैदराबाद वॉज फाउंड। हैदराबाद तक पढ़ा दिया था। मराठा किंगडम से आज शुरू करना हमें। ठीक है बढ़िया, फिर बताओ। ए। ओके सो कौन कौन कह रहा है ए? ओके, दो लोग बोल रहे हैं बी, चार पांच लोग बोल रहे हैं ए, बी। ओके। हाँ सौरभ, बी। ए कितने लोगों ने कहा? एक तो आकाश, मानवी, ए, ए, ए। क्या बात, पांच लोग हो गए क्या ए में? एक दो तीन चार पांच लोग हो गए। चलो भाई कोई सरपास करो इसको, पांच लोग ए पे हैं। हैं? एक और कोई चाहिए? हाँ बोलो। पांच हो गए। अच्छा बोल दिया था क्या? ओहो, कास्टिंग वोट डाल दिया। गड़बड़ हो गया। चलो कोई और बी लो जल्दी। हाँ। यस। बोलो बोलो, बी बोलो, सी बोलो, सी बोलो, सी शाह आलम। अरे फारूक सी यार बोलो, बढ़िया नाम, देखो शाहरुख, फारूक, किरण। नहीं? हाँ संदीप। ओके, बैलेंस ऑफ पेमेंट चल रही है। ओके। और कोई? चलो जल्दी कास्टिंग वोट डालो, फिर इसको डिस्कस करते हैं। हैं? डी? खूब डिटेक्ट हो जाएगा तुम्हारे साथ हम अगर अब डी तक गए तो। यहाँ तो कोई जाना ही मत, गलती से भी पहले ही बता रहा हूँ। अच्छा ऑनलाइन वालों कुछ? ठीक है, इनको लग रहा पिक्चर चल रही, देखते रहो क्या ही फर्क पड़ता है। हाँ। हाँ। ए, ए पे ज्यादा लोग हैं। चलो, मतलब मैं कह रहा हूँ सारे लोग ये कर रहे हैं, तीन चार पांच लोग ऐसे हैं जो सही बता रहे हैं, बाकी गलत बता रहे हैं। ये कौन सा शासक था, मुझे खाली ये बता दो, ये कौन सा मुगल इंपरर था निजाम उल मुल्क? ऐसे नाम का कोई था क्या? टाइटल इज डिफरेंट थिंग। क्या मैं निजाम उल मुल्क तो किसी को बोल दूं? बोलो आप। हाँ। आप एक बात बताओ, ऐसा कोई इंपरर था क्या? क्या बोल रहा है क्या ये? रेन ड्यूरिंग, यहाँ देखो मुगल इंपरर क्लियरली लिखा है, मैंने किसी टाइटल की बात थोड़ी कर रहा हूँ भाई। निजाम उल मुल्क इज द टाइटल। संदीप, किस हिसाब से भाई निजाम उल मुल्क? ये कौन सा मुगल एम्परर आ गया? टाइटल नहीं बोल रहा था, मैंने बोला नाम, है ना। वी आर टॉकिंग अबाउट द मुगल एम्परर। ठीक है। उम्मीद नहीं थी इसमें लोग गलत करेंगे, बताओ ये क्या है भाई तुझे। नाइदर वन नॉर टू। चलो ठीक है, बताओ भाई बताओ। जी, किसी को कोई भाई बताओ और ऑप्शन लगता हो तो। डी।
बोलो क्या बोल रहे हो? बी बोल रहे हो? टाइटल था सर, हाँ निधि ठीक बोल रहे हो आप। ये बात इनको बताओ, टाइटल था वो। चलो, एग्जामिनर घर आके मारेगा, कसम बता रहा हूँ, अगर निजाम उल मुल्क लगा कर नाम पिक किया होता तो कोई बात थी। निजाम उल मुल्क तो कोई सेंस ही नहीं बनाता। ये कौन सा मुगल एम्परर हो गया निजाम उल मुल्क? पैरेलल यूनिवर्स में कोई रहा हो तो पता नहीं। पहले सेकंड बताओ। सारे लोग डी बोल रहे हो, नीदर वन नॉर टू। ए, चलो कोई ए भी बोल रहा, मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं कि नीदर वन नॉर टू। टैक, चौथ वॉज द टैक्स डिवाइड 1/5 ऑफ द ग्रॉस रेवेन्यू। 1/5 बोल दिया तो वन ओनली कैसे हुआ? ये दिक्कत होती है, जब हमें कोई चीज़ पता हो ना तो हम पढ़, लिखा कुछ और होता है, हम पढ़ उसको कुछ और लेते हैं। कोई बात नहीं। सरदेशमुखी वॉज एडिशनल 50%। एडिशनल का तो कोई मतलब, चलो एडिशनल बोल सकते हैं कि भाई चौथ लिया, एडिशनल तो बोल सकते हैं इसको ना, सरदेशमुखी कुड भी एडिशनल, बट 50% नहीं होगा। 10% होता तो ठीक था ना? है, अच्छा ओके, ऐसा कुछ है क्या? ओह यस, पॉइंट है। तो नीदर वन नॉर टू। हाँ बताओ, ओनली हैदराबाद। हाँ 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 हाँ, बताओ। ए, किसी को और कोई ऑप्शन लगता है? लग रहा है तो अभी बता दूं, नहीं लगना चाहिए, ठीक है? क्योंकि देखो हैदराबाद तो था नहीं, दो तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं, तीसरा करेंगे। सक्सेसर स्टेट, सॉरी तीनों कर चुके हैं ना। आप डायनेस्टी डिस्कस कर रहे थे, किंगडम्स बेसिकली, ठीक है तीनों कर चुके हैं, तो ये तो वैसे ही क्लियर है। यस आकाश, ओनली वन। CQK, he served as वजीर ऑफ मुगल एम्पायर फ्रॉम 1722 to 24। सही है। In Kulis Khan defeated the Sayyid brothers and restored the autonomy of Muhammad Shah in 1724, he defeated Nadir Shah। ओके, हो सकता है, मैं नहीं जानता, बताओ। विच वन? ओनली टू? और कोई? और कोई सट्टा लगाना चाहता है? ओनली वन? ओके, कुछ लोग बोल रहे हैं ओनली टू, कुछ लोग बोल रहे हैं ओनली वन। A, B, चलो ठीक है, बी वाले ज़्यादा हैं। और यस प्रियंका। किसके लिए कर रहा है पहले देखो, आप पढ़ो, फिर से पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो लाइन पढ़ो। किन कुलिस खान डिफीटेड टू सैयद ब्रदर्स इन 1720 टू रिस्टोर द ऑटोनॉमी ऑफ मोहम्मद शाह। ठीक है, एक बार में ना रिलेवेंट लगे, 3-4 बार पढ़ लो तो शायद क्लिक कर जाए, फिर भी नहीं होगा तो फिर जय माता दी। ठीक है, तो देखो पहला गलत क्यों हो जाता है? तो ओनली टू फिर कैसे हो रहा है? अच्छा, ओ, अच्छा ऐसा क्या, मुझे लगा ओनली टू। ठीक है, दिस थिंग, क्योंकि नादिर शाह हारा नहीं था। नादिर शाह है ना, नादिर शाह उस तरफ मरेगा तो अब्दाली आएगा। इधर अब 48 में कौन कौन मर रहा है? मोहम्मद शाह भी मर जाएगा, और कौन मरेगा? CQK भी मर जाएगा, है ना? तो एक साथ तीन बहुत इंपॉर्टेंट लोग मरेंगे। तो ठीक है, फिफ्थ। नादिर शाह के 3-4 लोग बोथ 1 और 2 पे हैं। हाँ भाई शौर्या, शांत कैसे हो इतने, बताओ कुछ तो बोलो। चलो बोथ 1 और 2, सारे लोग बोथ 1 और 2। कुछ तो, किसी तो, कोई कोई और करो चूज, बताओ कोई और। आकाश कुछ और पिक करो, छोड़ो बोथ 1 और 2 में क्या रखा है। ठीक है,
प्रेस्टीज ड्यू टू द डिफीट ऑफ मीक बिहेवियर। देखो ये मीक वर्ड मैंने बोला था और ये वर्ड दे दिया, तो आपको लगेगा कि हाँ चलो ये वर्ड कहीं तो सुना था। ही टू कवे द पीकॉक थ्रोन कोहिनूर डायमंड एंड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ गोल्ड। ठीक है, आसान ही था ये तो फिर, क्योंकि दोनों में अगर थ्रोन देता, डायमंड देता, पीकॉक थ्रोन दे दिया तो थोड़ा इसने इजी कर दिया इसको। नीदर डी, रीजन बताओ। शादत अली खान। हाँ ठीक। अच्छा, ही फॉट अगेंस्ट द फैमिली ऑफ गद्दार्स। ही वॉज मेड मीर बख्शी। ओह, इज राइवल चेंज टू मूव हैदराबाद। अगर 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 ये हो गया होता तो वो आज जिंदा होता, हो सकता बैठा होता। कौन जानता है भाई, है ना। तो नीदर, ठीक है लास्ट, तो दिख रहा है यही। पहले देख लेते हैं ऑप्शंस क्या हैं। अच्छा ठीक है, नॉट अ सक्सेसर स्टेट, नहीं ये था। हाँ, सारे लोग सी, दे वर नॉट द सक्सेसर स्टेट। बाकी तीन की ही बात की थी हमने, चौथे की तो बात नहीं की थी। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस थे जो कि पहला उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग गलत करेंगे। निजामुल मुल्क, अब पढ़ के आना पड़ेगा मुझे दो तीन और। देशबंधु उपाध्याय, स्पेक्ट्रम, और फिर ये विपिन चंद्रा, इन लोगों ने तो कहीं बात नहीं की ना पड़ेगा, ऐसा कुछ है क्या। ठीक है, चलो बढ़िया रिवाइज चल रहा है आप लोगों का। मुगल एम्परर के बारे में लिखना शुरू करेंगे। निजाम उल मुल्क ने इस टाइम पे वो इंडिया में आया और उसने ये चीजें की निजाम उल मुल्क से। ठीक है, लास्ट चीज क्या देखी थी हमने, हैदर अली खान कंप्लीट हो गया था। लास्ट लाइन क्या थी, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर लास्ट नहीं, वहां तक नहीं पहुंचे थे। अच्छा लिख रहे थे क्या हम, भागा नहीं था। हाँ ठीक। था हमने आसफुद्दौला। ठीक है, तो मैंने ये बोल दिया था कि अवध ने हैदराबाद को कैप्चर, फरुखाबाद को कैप्चर कर लिया था, ये सब बातें हुई थी ना। बताना ये लिखवाने वाला पार्ट छोड़ के, अवध अवध ने फरुखाबाद को कैप्चर किया, बोला था मैंने, नहीं यहाँ तक नहीं हुआ ना। चलो अभी पीछे है मतलब। शाहदत अली खान में लास्ट बात क्या याद है आपको, वो बताओ। लिखवा रहा था मैं वो, दैट इज द डिफरेंट थिंग। उसके अलावा हाउ ही बिकेम द पावर, ये लिखवाया था मैंने शाहदत अली खान का, नहीं किसका लिख रहे थे। तो अच्छा, मैंने सिर्फ अवध की बात की थी और वो लिखवा दिया लास्ट आसफुद्दौला, है ना। अच्छा चलो शाहदत अली खान को देखते हैं देन। ओहो, मुझे लगा ये हो चुका है, मैं तो मराठा सोच कर आया था कि राजाओं का नाम पेशवा सोच रहा था, मन में चल रहा था कि सदाशिवराव भाऊ कब आए थे, कब कौन था। ये तो शाहदत अली खान आ गया बीच में, निजामुल मुल्क आ गया। ठीक है, चलो ओके। मानवी कहाँ से बिलोंग करता था ये, है कहाँ से बिलोंग करता था ये, शाहदत अली खान। क्या सौरभ, कहाँ से था ये, है नहीं बोल रहे हो, कहाँ से था। बिहार से था। मजदूरी करने आया था दिल्ली। अरे सीरियसली, सब नहीं, रुक जाओ। सादत अली खान किस 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 एम्पायर की बात कर रहे थे हम वैसे, अवध की बात कर रहे थे ना, तो फिर सादत अली खान देखो शुरू इस, अच्छा ये क्योंकि आपको लगा कि इसने सुसाइड कर लिया, लेकिन ये भी पावरफुल पर्सन था, ये पागल नहीं था, सुसाइड किया। हो सकता है थोड़ा ऐसे दुख लग गया हो कि भाई इतना, बहुत दुख होता है जब आप क्या हो, कैपेबल हो और आपको वो चीज़ ना मिले, है ना। तो देखो हुआ क्या, 18th सेंचुरी की जो मेन प्रॉब्लम बनी हुई थी वो थी जागीरदारी क्राइसिस। 18th सेंचुरी की मेन प्रॉब्लम वाज जागीरदारी क्राइसिस।
बाकी सारी चीज़ें थी ही। अच्छा, जब मैं 18th सेंचुरी बोलता हूँ तो इसका मतलब क्या होता है? ये क्लियर है ना? ऐसा ना हो कि 1850s में पहुंच जाओ 1840s में। तो मैं एग्जैक्टली जो है 100 साल पहले वाली सेंचुरी की बात कर रहा हूँ, वो पूरी 17th वाली सेंचुरी की है ना। ठीक है, तो अब देखो, अब जागीरदारी क्राइसिस हो रहा है, इसकी वजह से क्या होगा? पीजेंट रिवोल्ट होगा, है ना? क्यों होगा? बहुत जगह पीजेंट रिवोल्ट्स होंगे, जागीरदार जमींदार जो होंगे वो लीड करेंगे और रिवोल्ट होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली या तो जमींदार पे आएगा, जमींदार पे आएगा तो वो किसानों पे थोपेगा, यही तो होगा। भाई जब जमीनें कम होती जा रही हैं तो रेवेन्यू उतना पे नहीं कर पाएंगे। ये समझ आ रहा है ना, कि जैसे मेरे पास 10 बीघा जमीन थी, मुझसे 1000 रुपए लिए जा रहे थे, अब मेरे पास सिर्फ 10 बीघा जमीन, 1 बीघा जमीन बची, अभी भी मुझसे 1000 रुपए मांगे जा रहे हैं, तो ये पॉसिबल थोड़ी होगा। तो या तो मैं ऐसे मर जाऊं या फिर मैं लड़के मरूं। और जब किसानों का कोई भी आंदोलन होगा तो उसमें जागीरदार तो आएगा ही, सॉरी ये जमींदार तो आएगा ही, प्राइमरी जमींदार सबसे ज्यादा कनेक्टेड वही ना, तो दे विल लीड, क्योंकि बात तो प्राइमरी जमींदार पे ही आएगी, वसूल के तो उनको ही देना ना, राजा थोड़ी आपसे मांगने आएगा किसानों से कि भाई तुम मेरा पैसा दो, वो पकड़ेगा प्राइमरी जमींदार को, तो वो भी मरने वाली कंडीशन में। अब देखो ये सारी चीजें हो रही थी, तब मुगल्स के लिए कंसर्न बन गया था। अवध क्योंकि छोटी जगह नहीं थी अवध, अवध इज काइंड ऑफ बिग, सारे को मिलाओगे तो अवध अकेला उतना लेकर के बैठा था, है ना। ट्रेड में भी अवध सबसे ज्यादा था, मैंने बोला था। किस चीज की खेती होती थी यहाँ? नील, इन हिंदी वी कॉल इट नील। पहले सफेद कपड़ों में दी जाती थी, अब पता नहीं ट्रेंड रहा कि नहीं रहा। ठीक है, तो तो इसने क्या किया, जो ये पीजेंट रिवोल्ट था इसको इसने सप्रेस किया था। ठीक है, ही सप्रेस्ड दैट पीजेंट रिवोल्ट, काफी मैसिव लेवल पे चल रहा था, क्योंकि ये गवर्नर था, तो इस सॉरी गवर्नर नहीं था तब तक, तो बेसिकली इसने उसको सप्रेस किया था। मे बी कुछ पोस्ट होल्ड करता रहा, बट हाँ दैट रेलिवेंट इतना नहीं था। ठीक है, जमींदार रहा होगा, पॉसिबली इंटरमीडिएट रहा हो, प्राइमरी रहा हो, बट हाँ तब तक गवर्नर नहीं था ये। रिवोल्ट को सप्रेस किया। अब देखो आप, अब इसके लिए इसको रिवॉर्डेड किया गया, मुगल एम्परर ने इसको रिवॉर्ड किया। ही वॉज रिवॉर्डेड एज सूबादार ऑफ अवध। ठीक है, अवध का सूबादार बना दिया 1722, द ईयर इज 1722। सूबादार कौन था? हाँ सर, हु सूबादार, आज के रेलेवेंस में बताओ। क्लियर है ये? ठीक है, तो ये गवर्नर बन गया। अब जो डेप्यूटी गवर्नर है वो इसका बेटा, कौन था इसका बेटा? सेकंड पीढ़ी बताओ जरा इसके बाद। सफदरजंग। ठीक है, ये बना गवर्नर, और डेप्यूटी गवर्नर कौन बन रहा है? देखो बैलेंस, चेक्स एंड बैलेंस खत्म हो रहा है यहां से, है ना। तो एक तो इसको रिवॉर्डेड, ही वॉज रिवॉर्डेड एज गवर्नर, इसका जो सन था दैट इज सफदरजंग, ही वॉज डेप्यूटी गवर्नर। जी, है ना। दो लोग, एक ही फैमिली के दो लोग, बाप बेटे बैठ गए सिस्टम में, तो भाई ये कुछ गड़बड़ करता तो शायद ये रिपोर्ट करता मुगल को, लेकिन ये भी इसी का, है ना। चोर चोर मौसेरे भाई। ठीक है, नहीं सुनी क्या कहावत? ठीक है ना। अब देखो एक और चीज हुई, चेक्स एंड बैलेंस दो जगह खत्म, अभी एक पर्सन और है, अगर ये एक पर्सन को और रिप्लेस कर दे तो पूरी तरह से चेक्स एंड बैलेंस लगभग खत्म हो जाएगा। कौन होगा? एक पर्सन और कोई इंपॉर्टेंट है इसके और मुगल एम्परर के बीच, दीवान। तो इसने क्या किया, इसने किया अपने एक पपेट को बैठा दिया एज अ दीवान। ठीक है, तो इसका एक पपेट था जिसको इसने पपेट ऑफ दिस, ऐसे के लिख रहा हूँ, शादत अली खान एज दीवान। दीवान इज फिनेंस मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। स्टेट की बात हो रही है, सेंटर की बात नहीं हो रही, मीर बख्शी नहीं, दीवान, है ना। देखो चेक्स एंड बैलेंस कंप्लीटली फिनिश्ड। समझ आ रहा ना, कि अब इनमें से कौन बताने जा रहा है मुगल एम्परर को? कोई नहीं बताएगा, ये इसका बेटा, इसको पता कि ये मरेगा तो मैं आ जाऊंगा। यहाँ तक क्लियर है। देन अपने पपेट को बैठा दिया एज अ दीवान, पूरी लिंक कट कर दी। ठीक है ना, देखो एक रोल तैयार हो रहा है कि अवध में रूल आने वाला शादत अली खान का। सूबादार बनाया, सूबादार बनाते ही उसको पावर मिली, उसने क्या किया, डिप्टी गवर्नर अपने बेटे को बना दिया। दो लोग ऑलरेडी हो गए, दीवान तीसरा था, उसने अपने एक पपेट को जिसको वो पसंद करता था उसको बैठा दिया एज अ दीवान। ठीक है ना, चेक्स एंड बैलेंस खत्म। तो ये तीन चीजें मिलकर के क्या करती हैं? ये तीन चीजें करती हैं चेक्स एंड बैलेंस को खत्म, खत्म, कनेक्शन कट, है ना। तो कर सकते हो कि ये रीजंस हैं कि भाई ये रीजंस थे, अवध का मुगल एम्परर से कनेक्शन इज कट। ठीक है,
अब शहादत अली खान क्या करना शुरू करेगा? अब सबसे पहले ये रिपोर्टिंग बंद करेगा अपनी, प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं करेगा कि इतना रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है, तो मतलब अकाउंट्स की डिटेल भेजना बंद कर देगा, सबसे पहला काम। अब इसका आउटकम क्या रहा? अब देखो इन सारी चीज़ों का आउटकम देखते हैं हम, इनका आउटकम। अब एक बात बताओ, अगर चेक्स एंड बैलेंस खत्म हो गए, अब क्योंकि सब मेरे हाथ में है, तो मैं प्रॉपर रिपोर्ट ना भेजूं सेंटर को, तो किसी को पता चलेगा? दीवान रिपोर्टिंग देगा, दीवान को मैं बोल दूंगा कि भाई ये बोल दे, तो अब सबसे पहला काम मैं करूंगा कि रिपोर्टिंग गलत करूंगा। तो जो अकाउंट्स की रिपोर्टिंग है सबसे पहले उसने डिसकंटिन्यू किया, जो अकाउंट्स की रिपोर्टिंग थी, ठीक है, वो कर दिया बंद। अब बंद किया, अगर करता भी था तो 19-20 करके बताता था कि ठीक है, यहाँ से इतना ही रेवेन्यू कलेक्ट हो पाया, यहाँ से इतना हो पाया, या इस एरिया में सूखा पड़ गया। कौन देखने जा रहा है? दीवान से रिपोर्टिंग मांगेगा, दीवान तो अपना ही है। ठीक, सबसे पहला काम इसने किया, अकाउंट्स की डिटेल बंद कर दी। अब फिर ये क्या करेगा बताओ? लेकिन अच्छा, अकाउंट्स बंद करने का ये मतलब नहीं कि अभी तक पैसा नहीं भेजा जा रहा। मैंने बोला अभी तक वर्चुअल ब्रेक नहीं आया है, क्योंकि शहादत अली खान को क्या चाहिए? मीर बख्शी का टाइटल चाहिए। तो अगर खुद को इंडिपेंडेंट बता देगा तो कौन गुस्सा हो जाएगा? आंसर है ना। तो मनी वॉज सेंट टू दिल्ली रेगुलरली, लेकिन एक फायदा हुआ कि जब अकाउंट्स की डिटेल नहीं दे रहा हूं तो मैं कितना भी पैसा भेजूं उसको क्या ही पता चलेगा, है ना। तो मनी सेंट दिल्ली रेगुलरली, हालांकि ये पूछेगा नहीं, बट फिर भी अगर इन केस कभी पूछ दे कि वर्चुअल ब्रेक किसके टाइम में आएगा, तो आप याद रखना जब तक डायनेस्टिकल रूल होगा, कि एक डायनेस्टी चली आ रही है ना, अनलेस कोई जबरदस्ती हटाया जाए या कोई और रूल में जाए, तब तक वर्चुअल ब्रेक नहीं आएगा। जनरली आप ये चीज देखते आ रहे हो, तीनों किंगडम्स में अभी तक यही हो रहा है कि जब तक एक सर्टेन डायनेस्टी चल रही, उसको लालच है सेंटर का, सेंटर पावरफुल हो ना हो, लालच सबको होता है ना। तो पहला काम ये हुआ। तो अब देखो, ऑब्वियसली ग्रेजुअली ये क्या होता जाएगा? रेड्यूस होगा। ग्रेजुअली बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि पहले 100 रुपये भेज रहे थे एक से 10 रुपये भेजने लग गए, नहीं। 100 रहा होगा, फिर 4-5 रुपये कम किए होंगे, फिर 5 रुपये कम किए होंगे, फिर कभी 10 रुपये कम कर दिए होंगे, लेकिन हाँ, इट इज़ रिड्यूसिंग ग्रेजुअली। 1000 रुपये भेजे जा रहे हैं तो हो सकता है कि एक टाइम पीरियड के बाद अब कम भेजे जा रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं कि एक ड्रास्टिक चेंज ला दिया कि मुगल एम्पर को ऐसे लग गया कि नहीं ये बगावत कर चुका है। आइडिया नहीं होना चाहिए ना, थोड़ा बहुत कम करते जाओगे तो उसको लगेगा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अब थोड़ा सस्ती वाली पी लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, ठीक पीना ही तो है, ठीक है ना। ओके, अब बताओ ये क्या करेगा? ये तो सब हो गया, चेक्स एंड बैलेंस खत्म कर दिया। अब अगर इसको अपना रूल इस्टेब्लिश करना, जो हमने एक आउटलाइन लिखी थी, अब ये क्या करेगा? अब बताओ, रूल इस्टेब्लिश करने के लिए खुद का है, वर्ड वार थोड़ी हो रहा है, लड़ना तो है ही नहीं उसको। एक बात बताओ, क्यों लड़ेगा वो? लड़ लिया तो काम खत्म है ना। अगर इसने मोहम्मद शाह से लड़ाई कर ली तो फिर कहाँ से ये मीर बख्शी बनेगा? अब क्या करना होगा इसको बताओ? यस, अब इसको ऑफिशियल चाहिए, कौन से? स्ट्रांग, उस एरिया के जो सबसे मजबूत लोग हैं ना। तो फिर ये शुरू करेगा, तो क्या करेगा ये शहादत अली खान? अब ये गैदर करना शुरू करेगा, कौन से? पावरफुल पीपल, मैन ऑफ मनी, पावरफुल पीपल। अब इसमें दो लोग होंगे, एक होंगे मैन ऑफ मनी, और एक और फैमिली बताई थी मैंने, एरिस्टोक्रेट्स, है ना। एरिस्टोक्रेट मतलब भाई कुछ खानदानी लोग भी होंगे, जो अमीर तो होंगे ही लेकिन खानदानी भी होंगे। अमीर मतलब अमीर सिर्फ पैसा है, खानदान का कोई वो नहीं है कि ये भाई मजबूत लोग हैं। कुछ एरिस्टोक्रेट्स होंगे जो फाइनेंशियली भी मजबूत हैं और पावर वाइज भी, कि ठीक ठाक होल्ड कर रहे हैं कि भाई हाँ सवार्स वगैरह हैं इनके पास, है ना। ठीक है, तो अब देखो आप, फिर ये वही काम करेगा, जागीरदार से बढ़ाएगा, मनसबदार बढ़ाएगा, ये सारी चीज़ें होंगी। ये तो ऑब्वियस सी बात है भाई। इनको अपनी तरफ कैसे करोगे? या तो इनको मनसब दोगे, या तो मनसब दोगे या जागीर दोगे, ठीक। या तो जागीरदार बना दो या तो मनसबदार बना दो। कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट देनी पड़ेगी ना, ऐसे थोड़ी कि आपने कह दिया कि चलो भाई आज से मिठाई लेके 1 किलो पहुंचे, बोलो आज से हम तुम दोस्त। नहीं होता, उस टाइम पे सबको पावर चाहिए होती है, ठीक है। और फाइनेंशियली सादत अली खान मजबूत हो ही रहा था, क्योंकि मैंने बोला था कि जो ट्रेड था अवध का वो बहुत अच्छा था उस टाइम पे, तीनों स्टेट से में सबसे अच्छा ट्रेड अवध का था। फाइनेंशियली मजबूत हो रहा है, देखो आप, मिलिट्री पावर भी बढ़ा रहा है अपनी। तो अब इस वजह से, जैसे ये जो दो लोग थे ना, इसमें 3 लोगों का नया राइज होता है, इसकी वजह से, राइज ऑफ लोकल एंटिटीज। अब कुछ 3 लोग यहाँ पावरफुल पैदा हो रहे हैं, एक है मुगल्स,
सॉरी, मुस्लिम्स, मुस्लिम्स, दूसरे हैं अफगान्स, एंड तीसरे हैं हिंदूज। रीजनल एंटिटीज ताकत में आ रही हैं, ठीक है। जनरली ये थी पॉपुलेशन। अफगान्स क्योंकि मुगल्स के साथ आए थे तो कुछ अफगान्स थे यहाँ पे, ठीक है। बाकी मुस्लिम्स ऑलरेडी कुछ थे इंडिया में, कुछ को कन्वर्ट कर दिया गया था। हिंदूज तो थे ही थे, है ना। अब ये कन्वर्टेड मुस्लिम्स बोल लो या कुछ भी, बट हाँ 3 नई एंटिटीज का उदय हो रहा था अवध में, क्योंकि इनको पावर दी जा रही थी एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये पावरफुल लोग थे ऑलरेडी, वहाँ का ट्रेड कौन करेगा, जो रहने वाले होंगे। ये 3 सबसे ज़्यादा रहने वाले लोग थे, तो इन्हीं के पास पावर्स थी, तो इनको अपनी तरफ मिलाना था, तो आपको इंपॉर्टेंस पोस्ट देनी ही देनी थी, है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब एक चीज़ हुई, अब अभी तक खुद को इंडिपेंडेंट क्यों नहीं किया है, मीर बख्शी की पोस्ट चाहिए, ठीक है। अब देखो एक गड़बड़ हुई, अब वर्चुअल ब्रेक कहाँ आता है इसमें। 1753 वर्चुअल ब्रेक, रीजन बताता हूं उसका। ठीक, देखो 20-22 साल पहले बना था, या अराउंड 30 साल पहले, 30 साल तक पैसे जाते रहे हैं। 22 में बना ना, एग्जैक्ट 21 साल बाद वर्चुअल ब्रेक आएगा कैसे। अब देखो, अब तो जो सफदर जंग था, वर्चुअल ब्रेक किसकी वजह से आता है, सफदर जंग की वजह से। कौन था ये सफदर जंग, बेटा, सन। सफदर जंग ने क्या किया, इसने खुद को वजीर बना लिया, अपॉइंटेड हिमसेल्फ एज द वजीर ऑफ, किसका, कौन था उस टाइम पे तो ये उसके बाद वाला है ना, अपॉइंटेड हिमसेल्फ एज वजीर। अब इसने बोला कि आपको पता हो ना हो, मैं आपका वजीर, ठीक। अच्छा, अच्छा ये का, अच्छा चलो ठीक है, एक अहमद शाह बहादुर भी लिख लो आप, अपॉइंटेड एज वजीर ऑफ अहमद शाह बहादुर। इसका टाइम पीरियड बताना, 48 to 54, ठीक है। इसने खुद को अपना, क्योंकि देखो मोहम्मद शाह के बाद से ही वही वहां से कमजोर होना शुरू हो गए थे, ये उससे भी कमजोर, ठीक है। अब हुआ क्या, जब ये वजीर था, अब ये किसको फेवर करेगा बताओ, तीनों जो किंगडम्स थे उसमें से किसको सबसे ज्यादा फेवर करेगा ये, अवध को फेवर करेगा। फर्रुखाबाद तब तक एक अलग से राज्य था, स्टेट था फर्रुखाबाद। आज देखोगे तो फर्रुखाबाद यूपी में है, और वो इसी के टाइम में होता। इसने क्या किया, अपने कुछ लोगों को बोला क्योंकि मैं वजीर हूं, आप एक काम करो, अवध से बोलो फर्रुखाबाद को कैप्चर कर ले। अवध ने फर्रुखाबाद को कैप्चर कर लिया, अवध कैप्चर्ड फर्रुखाबाद। क्योंकि देखो अब फर्रुखाबाद किसका पार्ट, अवध का पार्ट था, मुगल्स का था, है ना। वो किसी से बिलोंग नहीं करता था, एक अलग से स्टेट था। तो एक बात बताओ, जैसे कोई स्टेट अगर किसी और स्टेट को कैप्चर कर ले, जैसे अवध, इट इज ऑल्सो अंडर द मुगल्स, तो भाई दोनों अलग अलग स्टेट है ना। अब अगर एक दूसरे को कैप्चर कर ले तो क्रिटिसाइज होगा ऑब्वियसली, बुरा भला बोला जाएगा ना, कि अब किसकी जिम्मेदारी है, कि वजीर की जिम्मेदारी है कि भाई इंडिया में, इंडिया अगर किसी को कैप्चर कर लेता तो किसकी बात होगी, प्राइम मिनिस्टर के हमारे, कि भाई कैसे कर लिया, ये चीज़ें होंगी। तो सफदरजंग से बोला गया कि भाई किस तरह से आपने कैप्चर करवा दिया, या क्या चीज़ें थी। तो इसने बोला कि जो हुआ ठीक हुआ। अब जो हुआ ठीक हुआ, अगर ये ऐसा बोलेगा तो बाकी और 2 किंगडम्स हैं, तुरंत डिवाइड हो जाएगी। जैसे जो कोर्ट था, वो मैंने बोला था ना, उसमें कुछ मनसबदार होंगे इंपॉर्टेंट, और जो किंग का कोर्ट होता था। अब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। कुछ लोग बोलेंगे कि ठीक है, जो इसको सपोर्ट कर रहे होंगे, लेकिन कुछ उसमें ऐसे भी होंगे जिनको ये बात गवारा नहीं होगी। भाई मन तो हैदराबाद का भी रहा होगा, मन तो बंगाल का भी रहा होगा कि हम हड़प लें इसको। नहीं हो पाया क्योंकि अवध ने हड़प लिया, तो अब क्या हुआ, कोर्ट डिवाइड हो गया। अंत में इसको फोर्सफुली रिजाइन करना पड़ा। 1753 में इसको फोर्सफुली रिजाइन करवाया गया। तो सफदरजंग को, क्योंकि इसने अवध ने फर्रुखाबाद को कैप्चर किया, इस पर इसने कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि ऐसा होना चाहिए था कि भाई आप एज अ पीएम, प्राइम मिनिस्टर हो, आप वजीर हो, तो आप उसको एक्शन लो, लेकिन एक्शन नहीं लिया। तो 1753 में इसको फोर्सफुली हटाया गया, जबरदस्ती, ही रिजाइंड फोर्सफुली, ठीक। तो इसने कहा था कि मानो न मानो तुम वजीर हो, उनका मानो न मानो तुम नहीं हो, बात बराबर, वाइस वर्सा। अब जब इसको हटा दिया जाएगा, क्योंकि ये अभी अवध से रिलेटेड है,
है ना। शहादत अली खान के बाद ये आएगा, शहादत अली खान के बाद ये बैठा होगा गवर्नर की पोस्ट पे। शहादत अली खान का बेटा है ना, वजीर भी है, 2 पोस्ट होल्ड कर रहा है। वजीर की पोस्ट से हटा दोगे खुन्नस खा जाएगा, तो सबसे पहले काम क्या करेगा, बंद कर देगा, सिंपल सी बात। जैसे इसको फोर्सफुली रिजाइन किया, पैसा भेजना बंद दिल्ली, मनी सेंट टू दिल्ली। तभी तो मैंने बोला कि भाई वर्चुअल स्टाफ आता है। देखो 1753 हमने लिखा ना, रीजन समझ आया, वजीर था, हटा दिया आपने, गुस्सा हो गया, नहीं भेजूंगा पैसा, क्या कर लोगे, आओ लड़ना है तो लड़ो, ठीक है ना। फिर इसके बाद, फिर ये जब तक रहा अवध में रहा, उसके बाद कौन आता है इसके बाद, सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला ना, फिर आसफुद्दौला आएगा, ठीक है। तो उसी क्रम में जैसे ये फिर अवध में रहा, अब आता है सुजाउद्दौला उसके बाद। इस सुजाउद्दौला का नाम पहले भी बता रखा मैंने किसी चीज में, बैटल ऑफ प्लासी, बीओपी। हर बैटल पानीपत नहीं होता ठीक है, मैंने बोला ना द फैमिली ऑफ ट्रेटर्स, गद्दारों का परिवार, ये पागल लड़ते रहते हैं दूसरे के लिए, ठीक है। तो ये रॉबर्ट क्लाइव का साथ देगा, है ना। सुजाउद्दौला, टाइम पीरियड क्या था इसका, अच्छा वो तो लड़ाई हुई थी, नहीं ये अब्दाली के साथ लड़ेगा, हाँ सही है, हैं? हाँ तो ये तो ये फिर अब्दाली के साथ लड़ा है, सोचने दो, हाँ वो सिराजुद्दौला था, ओके यस। अरे इतने दौला दौला ठीक है, ओके खैर। हाँ ये अब्दाली के साथ लड़ेगा, अफगानी रूलर था वो आएगा। क्यों लड़ेगा, क्योंकि इसको किसको वीक करना था, अरे मराठास को वीक करना था। ये क्यों लड़ रहा है अब्दाली के साथ, इसको भी थ्रेट है ना मराठास का, है कि नहीं, सोच के देखो, ये अवध में बैठा है, मराठास हर जगह रेड मार रहे हैं लगातार, मराठास इज राइजिंग पावर। अब इसको डर लगेगा तो ये किसी बाहर वाले को खोजेगा, तो इसको पता चला कि अब्दाली आना चाहता है इंडिया चिकन खाने के मन है, इसने मैसेज भेजा, आओ बेटा हम साथ हैं, मार करते हैं मिल के, है ना। तो सुजाउद्दौला, टाइम पीरियड क्या था, 58 टू 74, 54 74 है ना, 17th सेंचुरी, क्लियर है। सबसे पहले ये क्या काम करेगा, देखो खानदानी प्रथा थी किस चीज की, सबसे पहले कोई राजा था तो वो क्या कहता था, नहीं नहीं उससे पहले एक खानदानी प्रथा और थी, ये आते ही कहते थे कि हम वजीर, ठीक, तो ही अपॉइंटेड हिमसेल्फ एज वजीर, ये खानदानी प्रथा है, अपॉइंटेड हिमसेल्फ लिखना आप, अपॉइंटेड हिमसेल्फ एज वजीर, किसी के कहने होने पे नहीं, ये बोला मेरे दादा थे, मेरे बाबा थे, ऐसा नहीं कि एक पीढ़ी नहीं थे दूसरी पीढ़ी नहीं, हम खानदानी वजीर, मेरे बाप थे दादा थे, अब मैं हूँ, मेरे आगे आने वाला वजीर होगा, है ना। तो उसने खुद को वजीर बना लिया। शाह आलम 2 उस टाइम पे होगा 6006, है ना, क्या कोड है उसका, हाँ शाह आलम 2 के टाइम पे, ये 60 से 3 है ना, शाह आलम 6006, मतलब कहाँ पहुंच गए, 18th सेंचुरी, क्लियर है ना। ये 60 है 17th सेंचुरी का और 06 है 18th सेंचुरी का, ये क्लियर है ना। मैंने बोला था जब, अच्छा लिख देता हूँ किसी को कोई कंफ्यूजन हो पता लगे, तो ये उल्टा चला देंगे 1760 से 1706 तक नहीं हो सकता है, क्या ही पता, एग्जामिनर कहेगा ये टाइम मशीन कब इन्वेंट हुई कि उल्टा जा रहा है, कि वो पहुंच जाएगा कहेगा अरे औरंगजेब हम हैं, औरंगजेब कहेगा नहीं मैं हूँ हाँ ये भी ठीक है, उल्टा जाकर के औरंगजेब के टाइम में पहुंच जा, दो मुगल बैठे हैं बगल ही बगल, वो कहेगा मैं निजामुल मुल्क, वो कहेगा मैं निजामुल मुल्क ठीक है। चलो उसके बाद एक ही चीज मेन की थी इसने, कब, 1761, कब था, हाँ हाँ यही था ना, थर्ड ही था ना, थर्ड बीओपी, किसके साथ लड़ा, अहमद शाह अब्दाली, फॉट अलॉन्ग विद अब्दाली, तो ये अब्दाली का साथ देता है, सिर्फ एक रीजन था मराठास को, हाँ रॉबर्ट क्लाइव, हाँ वो सिराजुद्दौला था, है ना। तो ये 1761 में अब्दाली के साथ लड़ेगा, मराठास की ताबूत में आखिरी कील, अब्दाली आएगा मराठास को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करेगा। ब्रिटिशर्स ऑलरेडी पावर में आ ही रहे थे, ब्रिटिशर्स भी एक टाइम तक आप देखोगे, जब ये आगे हम बात करेंगे तो वो ना खुद के नाम पे रूल नहीं कर रहे थे, जब हम उड़ीसा वगैरह की बात करेंगे तो वो मराठास के नाम पे,
मुगल्स के बाद सबसे पावरफुल कौन? मराठास। तो वो मराठास के नाम पे रूल कर रहे थे कि हाँ भाई इनके नाम पे, इनके नाम पे। फिर एक टाइम आएगा जब वो खुद को सदाशिवराव के साथ लड़ाई होगी और काम खत्म हो जाएगा, है ना। तो अच्छा, ये चीज़ हो गई थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। और उसके बाद देखो, पहले तो इसने ईस्ट इंडिया सॉरी अब्दाली का साथ दिया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी वाज बिकमिंग पावरफुल। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी, एक बैटल होगा तो ही वाज डिफीटेड, इन बैटल ऑफ बक्सर। का टाइम पीरियड भी लिख लो आप, 61 में ही हुआ था, 3 साल बाद 64। ब्रिटिशर्स ने बोला चलो बेटा बहुत अच्छा काम किया तुमने, अब हम तुमको मारेंगे। ठीक। अब्दाली के साथ लड़ा होगा तो ऑब्वियसली मराठास छोटी मोटी पावर तो थे नहीं, अच्छा खासा मिलिट्री लॉस हुआ होगा ना, रिकवर नहीं कर पाया होगा। वही बात है कि आप लड़ लोगे किसी के साथ, आप ऑलरेडी कमजोर थे, फिर आपने लड़ाई कर ली किसी के साथ, आपकी मिलिट्री गई होगी, इकोनॉमिकली आप ब्लीड हुए होगे। अंग्रेजों ने को लगा होगा कि हो सकता है रिकवर कर जाए, भाई हो सकता है अब्दाली साथ दे दे। अब्दाली तो सिर्फ लूटने के लिए आया, उसको क्या लेना देना। वो आया, लड़ा, लूटा, चला गया। अब अंग्रेजों को लगा कि अब्दाली हो सकता है 1-2 साल रुक गया हो, आप ही के जाएंगे आराम से, है ना। तो तब तक अंग्रेज बैठे हो कि अच्छा रुको अब्दाली को जाने दो, अफगानिस्तान से क्यों पंगा लेना, अभी एक एक को खत्म करो, एक एक को एलिमिनेट करो। अहमद शाह लौटा होगा, ऐसे अहमद शाह गया, कैब की, टाटा बाय बाय किया इसने, उधर से एक और कैब आके रुकी, अंग्रेज आके खड़खड़ा रहे हैं, ने गेट खोल दिया होगा, इसको लगा होगा अब्दाली आया है लेकिन अंग्रेज थे। तो अंग्रेजों ने इसको, अच्छा किसने डिफीट किया था, याद, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लड़ाई हुई थी इसकी, ठीक है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1764 बैटल ऑफ बक्सर, बहुत बुरी तरीके से हारा और मारा गया। आई थिंक उसी उसी युद्ध में ही इसको मार दिया था सुजाउद्दौला। जनरली अंग्रेज मारते नहीं थे, कैप्चर करके रखते थे, ये हो सकता है आगे है। आसफुद्दौला आएगा ना इसके बाद, आसफुद्दौला कैसे आएगा। अच्छा इलाहाबाद ट्रीटी, इलाहाबाद ट्रीटी इसने थोड़ी की थी, मराठास और अंग्रेजों के बीच हुई थी। क्यों हुई थी तो याद रखो आप, देखो इस एरिया से चौथ और सरदेश मुखी कौन वसूल रहा था, मराठास के प्रोटेक्शन के अंडर था ये। जब ट्रीटी साइन होगी, भी आगे बात करेंगे, ट्रीटी वाज बिटवीन, इलाहाबाद ट्रीटी वाज बिटवीन मराठास एंड देन ईस्ट इंडिया कंपनी। उसी ट्रीटी के थ्रू जब आगे लड़ाई होगी तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसके साथ लड़ने से मना कर देगी, हैदराबाद के साथ आई थिंक। आगे देखते हैं हम। अरे भाई नाम मुगल है, डी फैक्टो डी जुरे, मुगल्स के नाम पे द रियल रूलर्स वर मराठास। ठीक है, अभी आगे बताता हूँ मराठा किंगडम में, ये क्लियर कर दूंगा मैं, डोंट वरी, आगे है मेरे पास इसका मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ तक था, क्योंकि ये लास्ट था जिसने लड़ाई उड़ाई की। आसफुद्दौला तो सिर्फ जूता पहनने बांधने में रह गया, वो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। तो बस यहाँ तक था अवध का रूल। तो अवध रूलर्स पावरफुल नहीं थे आई थिंक, नहीं तो अवध जो है शायद एक मेजर स्टेट बन के उभरता, क्योंकि यहाँ के रूलर्स बहुत कमज़ोर थे। और खैर सुजाउद्दौला की बात करें तो उस टाइम पे मराठा भी लगे हुए थे, भाई मराठा से तंग आके तो ये लड़ा अब्दाली की तरफ से, है ना। तो दिस ही इज़ द लास्ट आप कह सकते हो। उसके बाद आसफुद्दौला आएगा, क्योंकि वो डायनेस्टी का था तो भाई आना ही था, बट नथिंग हैपन ड्यूरिंग हिज पीरियड, तो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। तो देख लो आप, ये था कुछ शहादत अली खान का फैमिली ट्री, मैंने बनवा ही दिया था। जागीरदारी क्राइसिस को सप्रेस किया, जिसकी वजह से उसको रिवॉर्ड किया गया, गवर्नर, गवर्नर बना तो उसने अपने बेटे को बना दिया डिप्टी गवर्नर, दीवान बैठा दिया पपेट, चेक्स एंड बैलेंस खत्म किया। फिर लड़ाई उड़ाई होते हुए सफ्दरजंग आया, खुद को वजीर बनाया, क्योंकि इसने सुसाइड कमिट कर लिया था। किन कुली खान भी इसी टाइम में मीर बख्शी बना दिए जाएंगे, जिसकी वजह से शहादत अली खान ने सुसाइड कमिट कर लिया। ये क्लियर है ना। इसके बाद इसका बेटा आएगा सफदरजंग, सफदरजंग ने खुद को वजीर बना लिया, फारुखाबाद को अवध कैप्चर करता है, जिसपे वो शांत रहता है कि भाई हमने मेरा कोई लेना देना नहीं, मैंने नहीं कहा, ठीक। तो इसको फोर्सफुली हटाया गया। उसके बाद इसका बेटा आता है फिर शुजाउद्दौला, लड़ाई होती है, हारता है, दैट्स इट। अब जरा देखते हैं कि मराठा किंगडम, ठीक है, सबसे पावरफुल किंगडम मुगल एम्पर, मुगल्स के बाद, दैट इज द मराठास। तो राइज ऑफ मराठास कहाँ से कैसे शुरू हुआ, क्या क्या चीज़ें रही, इनका फैमिली ट्री, सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो मराठा किंगडम को स्टैब्लिश करने वाले कौन, हु स्टैब्लिश्ड इट। बाजीराव तो बाद में आता है। जैसे देखो होता क्या है, यहाँ भी पावर शिफ्ट होगी। द पावर वॉज टू द छत्रपति, बाजीराव वॉज अ पेशवा, ठीक है ना। बाजीराव के टाइम से क्या आएगा, राजा बदल जाएगा। अभी तक छत्रपति मतलब है कि किंग का शासन चलेगा, फिर एक राजा होंगे जिनकी मदद कौन करेगा, पेशवा करेगा, फिर पेशवा पावरफुल बन जाएगा, फिर पेशवा की पीढ़ियां आगे चलती जाएंगी, है ना। तो पहले छत्रपति जो थे, छत्रपति शिवाजी,
द रूल वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द रूलर छत्रपति शिवाजी, है ना। लेकिन छत्रपति शिवाजी तब तक उनको नहीं बोलेंगे क्योंकि वो टाइटल बाद में लेंगे। तो एस्टेब्लिश मराठा एम्पायर का कौन करेगा? शिवाजी। छत्रपति का कब लेंगे? मैंने बोला कि उन्होंने बोला कि भाई मैं देशमुख का नेता हूं, ये तो बोला था, मैं देशमुख का नेता, तो इस वजह से मैं राजा, तब वो छत्रपति की उपाधि उनको मिली थी, है ना। तो 1764 में इनको मिली थी उपाधि ऑफ छत्रपति। बताता हूं, टुक टाइटल ऑफ छत्रपति, तो इनके नाम पे छत्रपति शिवाजी लग गया। हाँ, क्या कंफ्यूजन थी बताओ आप? अच्छा देखो, मराठा किंगडम मैंने बोला कहाँ से शुरू हुआ, किसने सबसे पहले इसको एस्टेब्लिश किया? एक पर्सन हर सब में आ रहा ना, जैसे वहाँ चिनकुलिस खान था, यहाँ शादत अली खान था। थोड़ा और बैकग्राउंड अगर आपको जानना तो इनके पिताजी बीजापुर में नौकरी करते थे, ही वॉज एम्प्लॉय इन बीजापुर सिस्टम। तो नौकरी कर रहे थे क्योंकि बीजापुर में उस टाइम पे क्या हो रहा था, बीजापुर में औरंगजेब लगातार उसको कैप्चर करने की मौका देख रहा था, है ना, लगातार लड़ाई कर रहा था। तो बीजापुर के जो लोकल मुस्लिम्स थे उनमें और औरंगजेब में लड़े पड़े थे वो लोग, ठीक। तो क्योंकि इनके पापा एम्प्लॉय थे तो थोड़ा सा बोल सकते हो कि चलो सेंटर में थे, ये बैठे हुए थे, है ना, आईएएस ऑफिसर थे, सेंटर में पोस्टेड थे, मौका दिखा तो ये चुनाव लड़ गए। तो इनके पापा ने ऑलरेडी नेटवर्क बना रखा था अंदर ही अंदर, ठीक। जैसे ही औरंगजेब कमजोर होगा, औरंगजेब क्योंकि बाकी लड़ाइयों में लगा हुआ है, तो इनके पापा थोड़ा सा नेटवर्क बना के चले गए। शिवाजी आते हैं और ये खुद को क्या घोषित कर देते हैं कि भाई लो, मैं से देशमुख का नेता, आई एम द किंग। तो छत्रपति का जो टाइटल होगा ये 1674 में इन्होंने अपने नाम के छत्रपति लगा दिया, मतलब क्या, रूलर, किंग, छत्रपति, है ना, किंग का टाइटल। उससे पहले देशमुख थे सिर्फ ये, अब ये देशमुख के नेता, तो इन्होंने छत्रपति का टाइटल अपने आगे लगाया कि चलो आज से मैं राजा हूं किसका, मराठास का। तो स्टैब्लिश किसने किया? छत्रपति शिवाजी। सिर्फ शिवाजी, छत्रपति का टाइटल बाद में लिया उन्होंने, ठीक है ना। ओके, तो अब देखो छत्रपति जो है, अब शिवाजी थोड़े टाइम तक रूल करते हैं बिकॉज ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग रूलर। अब ये सारी चीज़ें उनका लड़ाई क्या हुई, इनके पीरियड में क्या हुआ, ये सब मिडोवल का पार्ट। लेकिन हाँ, ही डाइड इन 1680, 1680 में इनकी मृत्यु होती है। 1680s में किसका टाइम रहा होगा 1680s में, बताओ, विच मुगल एम्परर? औरंगजेब, ऑब्वियसली, उसी के साथ लड़ाई में मरे ये, औरंगजेब के ही, ठीक। इनके दो बेटे, तो अब शिवाजी के दो बेटे, पहले थे संभाजी, एंड द सेकेंड वन इज राजा राम। संभाजी का टाइम पीरियड, मतलब टाइम पीरियड क्या था, इसके बाद संभाजी आते हैं, 9 साल रूल करेंगे संभाजी। रूल क्या करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे मराठा एम्पायर बहुत बड़ा नहीं था, इसीलिए टाइम पीरियड नहीं लिखवा रहा हूँ। एक चीज रिलेवेंट है, 1689 में मराठा एम्पायर को प्रोटेक्ट करते हुए इनकी लड़ाई होगी औरंगजेब से। औरंगजेब इनको प्रिजनर बनाएगा, कैप्चर करके रखेगा, खूब टॉर्चर करेगा, ऐसे काटेगा, फिर नमक डालेगा उस पर, फिर थोड़ा उसको हील होने देगा, फिर काटेगा, फिर नमक डालेगा। तो 3-4 साल तक तड़पा के इनको मार दिया, ठीक है। तो 1689 में फाइनली ही वॉज मर्डर्ड बाई औरंगजेब। मर्डर क्या बोलोगे, पहले कैप्चर किया फिर मारा, अब जैसे भी लिखो आप इसको, है ना। तो ही वॉज किल्ड बाई औरंगजेब लिखो, मर्डर तो अलग चीज होगी कि हाँ चल रहे थे मार दिया है, हाँ संभाजी को मार दिया, ठीक है ना। उसके बाद संभाजी के बाद आएंगे राजा राम, है ना। तो 1689 में ये मर गए, फिर एग्जैक्ट 10 साल जो है रूल करेंगे राजा राम। 1699 में इनको भी कौन मार देगा, है ना। तो औरंगजेब पीछे पड़ गया है परिवार के। तो राजा राम मरते हैं 1699 में। अब राजा राम की डेथ होती है, तो उसके बाद जो इनकी विडो होती है, विडो का नाम क्या था, का नाम आता है भाई मराठा किंगडम में, ताराबाई। इनकी विडो ताराबाई गद्दी पे बैठती है किसके साथ, इनके इन्फेंट सन के साथ, जिसका नाम था शिवाजी 2, दादा के नाम पे नाम रखा, ठीक है। ताराबाई विद इन्फेंट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन कि किस तरह से चल रहे हैं? शिवाजी आए, इनके दो बेटे थे संभाजी और राजा राम। संभाजी मर गए और राजा राम, क्योंकि देखो अब हुआ क्या, एक चीज और आपके दिमाग में आनी चाहिए, बताता हूँ क्या था। राजा राम की जो विडो थी, क्योंकि ये रूलर थे, संभाजी के बाद भाई बन गया, भाई रूलर था, वो उसकी डेथ हुई तो उसकी विडो और छोटा बेटा था शिवाजी 2 दादा के नाम पे,
लेकिन यहाँ तो ये अब भाई इनके साथ ये गद्दी पे बैठ गई इनकी मम्मी, मम्मी एंड बेटा, है ना, बाहुबली वाला सीन याद है, मम्मी रूल करती है बेटे को लेके, सेम यहीं से लिया गया है वो, ये मजाक की बात नहीं है, यही है वो, यहीं से बाहुबली बन रही थी। भल्लाल देव नहीं आया था बस तब तक, अब भल्लाल देव अब आएगा। इन संभाजी का भी एक बेटा था भाई, अगर इनका बेटा था तो इनका भी रहा ही होगा, ठीक, संभाजी का बेटा था, एंड दैट बेटा वाज वेरी पावरफुल एंड ही विल बी द लास्ट छत्रपति ऑफ मराठा किंगडम। वहां से रूल चेंज हो जाएगा, उनका नाम था साहूजी महाराज, वेरी पावरफुल रूलर। इनके बेटे हैं, तो जो संभाजी के बेटे थे उनका नाम था शाहूजी महाराज, शाहूजी महाराज। और ये बहुत पावरफुल थे, कि मतलब अगर मराठास में शिवाजी के बाद किसी का नाम आता तो ये शाहूजी महाराज। जितने टाइम रहेंगे, मतलब हालत खराब कर रखी थी इन्होंने मतलब मुगल्स की और बाकी किंगडम्स की, क्योंकि उस टाइम पे राजपूत भी थे, सिख भी थे, है ना, तो सबसे लड़ाई चलती रहती थी। तो ये संभाजी के बेटे शाहूजी महाराज। शाहूजी महाराज क्यों, अच्छा क्यों नहीं बने होंगे बताओ आप? टेक्निकली तो बनना इनको चाहिए था, है ना, क्योंकि मैंने बोला औरंगजेब खानदान के पीछे पड़ा था, उस दिन इनको जेल में डाल रखा था, तो ही वॉज इन जेल, तो ये जेल में थे, ही वॉज इन जेल। अब इनके जेल में रहते तो ये जेल से तो बन नहीं जाएंगे छत्रपति, तो ये बन गए थे। औरंगजेब की डेथ होगी, कब डेथ होगी बताओ? शाहूजी महाराज का पहले टाइम पीरियड आप लिख लो, 1949, ये है 1949 नहीं है, 1949 कोड है, 1719 से 49, ठीक है ना। औरंगजेब, ही वॉज जेल भाई, औरंगजेब एजी, सॉरी ये 1619 से 49 होगा ना, नहीं नहीं, औरंगजेब मरा कब? 7 में मरा, हाँ ठीक है, हाँ तब ठीक है, हाँ ठीक है। तो इनका जो टाइम पीरियड था रूल का, मैं कंफ्यूज हो गया कि इनके पैदा होने में, मैंने कहा जब ये 19 में पैदा हुए तो औरंगजेब तो पहले ही मर चुका था, ये पैदा पहले थे, लेकिन ठीक है हाँ। औरंगजेब ने इनको जेल में डाल रखा था, 1707 में औरंगजेब मर गया, मर गया, तो नेक्स्ट मुगल एम्परर कौन आएगा? आंसर नहीं है, ऐसा है क्या? बहादुर शाह 1 कि 2? शाह आलम 1, बहादुर शाह या शाह आलम 1, उस दोनों उसी के नाम थे ना। अब एक बात बताओ, यहां ये लोग औरंगजेब के मरने के बाद किसको परेशान करेंगे बताओ? हैं? अरे भाई मराठास परेशान करेंगे कि नहीं? कर रहे होंगे। अब उसको क्या लगेगा कि एक काम करता हूं, इनस्टेबिलिटी लानी हो तो क्या करूं, इनको रिलीज कर दूं, ये जाएंगे गद्दी मांगेंगे तो वो मना करेंगे, ऐसा थोड़ी होगा कि भाई आप आ जाके गद्दी मांग लो और वो दे दें, नहीं होगा ना। तो ये बात थी। अब ये जेल में थे, उसके बाद शाह आलम 1 था, शाह आलम 1 था ना उस टाइम पे रूलर, तो शाह आलम 1 बना। अब मराठास के रूल में इनस्टेबिलिटी लाने के लिए उसने इनको रिलीज कर दिया। हो सकता है जेल में गया हो, बोला हो एक शर्त पे करेंगे, एक काम करो जाओ मराठास में हमारे दोस्त बन के रहना, हमारे खिलाफ बगावत मत करना। अब इनके पास और कोई ऑप्शन तो है नहीं, एक बार के लिए मान लो, फिर मैं रूलर बन जाऊंगा तो फिर मैं क्या करूंगा, तुम रोक थोड़ी पाओगे मुझे, एक बार मराठा पावर आने तो दो। शाह आलम ने इनको कर दिया फ्री, तो बोला कि जाओ मारपीट करो, अब कोई दिक्कत नहीं है। 1707 में मरता है औरंगजेब और इनको कर दिया जाता फ्री, ही वॉज फ्री फ्रॉम द जेल, ठीक। जेल से छूटते ही सबसे पहले ट्रेन पकड़ी इन्होंने, पहुंचे कहाँ? कौन सा रीजन था जिसको मराठा रूल कर रहे थे, मैप बनवाया मैंने, है ना, और डेक्कन वाला रीजन, चंबल एंड नर्मदा के बीच का ही रीजन है ना। तो ये सबसे पहले ट्रेन पकड़ के वहां पहुंचे, उसके बाद स्टेशन पहुंचते ही इन्होंने कहा ढिढोरा पिटवा दो मामा, रूलर आ गया है। ये गए तो इन्होंने क्या बोला भाई, ही उन्होंने बोला कि भाई मैं क्लेम करता हूँ इस थ्रोन को, क्योंकि राइटफुल एयर तो मैं ही हूँ इस थ्रोन का भाई, इनका बेटा है ना ये, इनके भाई भी तो थे कोई, है ना। तो शाहू जी बोले कि मैं बड़ा हूँ, इस हिसाब से मैं जो है राइटफुल एयर हूँ इस थ्रोन का, मुझे दे दो। तो अब भाई इतनी आसानी से थोड़ी तारा भाई इतने टाइम से गद्दी बैठे, इनको मजा आ रहा होगा कि हाँ अरे बड़ी पावर है, ठीक है। तो उस टाइम पे तो लेडीज को वैसे ही पावर नहीं देते थे लोग, और किसी को पावर अगर मिल गई तो इतनी आसानी से थोड़ी छोड़ देगा। अब होगा क्या, जब ऐसे कोई राइटफुल एयर आ जाए तो कुछ लोग इनके लॉयल रहेंगे, कुछ लोग ताराबाई और शिवाजी 2 के लॉयल। तो 1707 से 1719 तक चलता है सिविल वॉर। व्हाट इज सिविल वॉर? गृह युद्ध, ठीक। 1707 से 1719 तक चलेगा सिविल वॉर, आपस में लड़ रहे हैं, कोई जीत नहीं रहा है, सिर्फ लड़ाई चल रही है आपस में कि मैं गद्दी पे, मैं म्यूजिकल चेयर खेल रहे हैं।
ठीक है, म्यूजिक बजेगी तो भागेंगे, फिर बैठ जाएंगे, फिर मौका लगा कि अगले उतार को मैं बैठ गया, मुझे उतार के ये बैठ गया, और ये चलता रहा, क्योंकि साइड्स भी शिफ्ट हो रही थी। मान लो कोई पावरफुल मनसबदार था, वो आ गया इनके साथ, संभाजी के साथ आ गया, फिर ताराबाई ने प्रपोजल दिया होगा कि अगर तुम दे दोगे तुमको 1 करोड़ रुपया देंगे, तो बोला होगा यार संभाजी तुम भाड़ में जाओ, अब मैं इनकी तरफ से, है ना। तो वो ऐसे ही चल रहा था। लड़ाई में इन दोनों की थी, पीछे वाले जैसे वो पिक्चर उच्चर में दिखाते हैं, ऐसे 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 पीछे लड़ाई करते रहते हैं ना, कि ऐसे डांडिया खेल रहे हैं, वो ऐसे चल रहा था। तो ये सिविल वॉर चलता रहा फाइनली, क्योंकि मैंने इनका पीरियड लिखवाया है तो ऑब्वियसली ये बने होंगे, ठीक है ना। तो ये 1719 में बनते हैं छत्रपति ऑफ मराठा किंगडम। 1719 में फाइनली सिविल वॉर कौन जीतता है, ये जीते। आगे एक क्वेश्चन लिखूंगा जिसमें रीजन बताऊंगा कि क्या रीजंस थे जिसकी वजह से सिविल वॉर ये जीते। फिलहाल के लिए अभी आप जानते रहो कि 1719 में फाइनली सिविल वॉर को ये जीतते हैं और ये बन जाते हैं छत्रपति। सिविल वॉर क्यों जीतते थे, क्योंकि जैसे अभी आपने बात की थी बाजीराव, बाजीराव के पापा थे बालाजी बाजीराव, नहीं बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ। ही वॉज अ पावरफुल पेशवा, उन्होंने इनकी मदद की थी जिसकी वजह से ये छत्रपति बने थे। अब देखो दो इक्वल पावर्स आ गई हैं, बालाजी विश्वराव जो कि एक पेशवा है, पेशवा अगर किसी को मुश्किल लग रही हो तो जो इनका बताता हूँ, अच्छा आगे बताता हूँ, इनका जो किंगडम होता था ना उसमें मिनिस्टर्स का सिस्टम होता था, मंत्रियों को पेशवा बोलते थे ये लोग। 8 मंत्री होते थे हर छत्रपति के सिस्टम में, 8 मंत्री, हर एक मंत्री को पेशवा बोला जाता था। उन 8 में से एक को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता था, वजीर, है ना। लेकिन पावर्स सेम होती थी, क्योंकि सोच के देखो 8 मंत्री हैं, सबकी योग्यता सेम है, किसी एक को प्राइम मिनिस्टर बना दोगे बाकी 7 नाराज हो जाएंगे। तो पीएम की पोस्ट सिर्फ की नॉमिनल पोस्ट थी, उससे कोई पावर एक्स्ट्रा नहीं होती थी। आप उसी के बराबर होंगे, जैसे इस क्लास में आप लोग बराबर बैठे हो, किसी एक को मैं मॉनिटर बना दूं लेकिन आपकी पावर सेम रहे, वैसी बात थी कि पेशवा में से ही एक को पीएम बना दिया जाता था, लेकिन पावर्स में कोई चेंज नहीं आता था। कब तक, जब तक ये छत्रपति वाला रूल होगा, जब अब पेशवा रूल में आएगा तब चीजें चेंज हो जाएंगी, है ना। ओके, अच्छा, तो शाहू जी जीत गए, लेकिन अब देखो शाहू जी महाराज थोड़े ठीक आदमी थे, उतने खराब नहीं थे, तो उन्होंने बोला फाइनली क्या हुआ, एक ट्रीटी होती है, द ट्रीटी वाज नोन एज ट्रीटी ऑफ वारना, ट्रीटी ऑफ वारना 1731, ठीक है, वारना। उसमें क्या हुआ, उसमें शिवाजी टू जो इन्फेंट थे, उनकी मम्मी ताराबाई, ये तो भाई भाई उनकी क्या लगेंगी वो, चाची लगेंगी, चाची थी ना, चाची थी ना, ठीक है चाची थी। तो लगा कि यार फैमिली की ही बात थी, क्योंकि ये मुगल्स जैसे नहीं थे कि भाई परिवार को ही मार दो। तो शिवाजी टू को याद कैसे रखता हूँ मैं इसको, कि शिवाजी टू को कौन सी जगह दी गई थी। शिवाजी टू छोटे थे, उनको चप्पलों का बड़ा शौक था, उनको कोल्हापुर दे दिया। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ वारना में क्या हुआ, जो शिवाजी टू थे वो बोला कि भाई आप भी जाओ अपना खाओ पियो खर्च चलाओ, छोटे ही थे तब तक, लेकिन ताराबाई वॉज पावरफुल तो इनको कोल्हापुर दे दिया गया। कोल्हापुर कौन से उस पर है, कहाँ है कोल्हापुर, महाराष्ट्र। व्हाट इज द रीजन, पुणे के नीचे, बेसिकली कोस्टल रीजन। व्हाट इज दैट कोस्टल रीजन मैं पूछ रहा था, कि कोंकण, है ना, मतलब रीजन वो कोंकण ही बोला जाएगा ना, जब इतिहास आप देखोगे वाला कोंकण रीजन, और इधर वाली नॉर्दर्न सरकार बोलते थे, तो क्या कोरोमंडल बोलते हैं, हाँ वही वही एरिया बोल रहा हूँ, वो तो मैं बता रहा हूँ आपको। फिलहाल इनको कोल्हापुर वाला रीजन दे दिया, आपको चप्पल पसंद थी कोल्हापुर जाओ, बढ़िया चप्पल उप्पल पहनो खुश रहो, ठीक। तो इनको शिवाजी टू गॉट, अच्छा इन पे 2 लिख लेना, पता लगे पहले वाला शिवाजी हो जाए, बस नारन नारन वाला है ना, वो नहीं है। किसी ने देखी कि नहीं मूवी, ठीक है। इनको कोल्हापुर मिल गया इस ट्रीटी ऑफ वारना के थ्रू, कि भाई ठीक है चलो भाई बंधु हो, तुम भी मजे करो हम भी मजे करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि शाहू जी महाराज पावर में कैसे आए, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। एक बार देख लो आप, अगर इन केस लगता है कि कहीं कोई, तो शुरुआत हुई स्टैब्लिशमेंट से। शिवाजी, इनके पिताजी एम्प्लॉय थे तो नेटवर्क बना के रखा था, जैसी इंस्टेबिलिटी हुई शिवाजी बैठ गए उस पर, है ना, क्योंकि पापा एम्प्लॉय रंग कई बार होता है ना कि आप काम पे ऐसे पापा के साथ काम पे चले जाते हो, तो वो काम आप ऑलरेडी सीख जाते हो, चीज़ें आप समझ के रखते हो, मौका देखने की देरी थी कि ओनर बन गए उसके, ठीक है ना। और क्योंकि इन्होंने बीजापुर और गोलकुंडा वाला एरिया कैप्चर किया, तो दैट एरिया वाज वेरी पावरफुल, रेवेन्यू बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो इकोनॉमिकली आप बहुत तेज़ी से स्टेब्लिश होना शुरू हो जाओगे, है ना। इकोनॉमिकली आप एक बार स्टेब्लिश हो गए, खानदान आपका ठीक ही चल रहा है, तो फिर देन उसके बाद इनके 2 बेटे राजा राम एंड देन संभाजी,
दोनों मारे गए। उसके बाद इनके जो एयर थे ताराबाई विद इन्फेंट, और फिर आते हैं शाहूजी महाराज, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर्स ऑफ मराठा किंगडम। शिवाजी के बाद किसी का सबसे ज़्यादा नाम रिलेवेंट आएगा तो अब टेन्योर भी देख लो ना, लंबा टेन्योर है, छोटा टेन्योर नहीं है। देखो ना कब से 1707 से 19 तक सिविल वॉर चला, लेकिन उसमें भी इनके पास पावर थी। गद्दी पे बैठे नहीं थे लेकिन कर रहे थे ये रूल, एक तरह से कह सकते हो। अपनी डिफेक्टो डी जूरे वाला सीन आने वाला था। चलो शिवाजी 2 का टाइम आगे आएगा, बताता हूँ। फिलहाल टाइम देखो आप है? अरे दूसरी पार्टी शाहूजी महाराज पूरा राज्य खा गए वो। हाँ मिला, पूरी दावत ही खाए उन्होंने। उन्होंने तो उसको सिर्फ एक कट दे दिया, लो बेटा पूरी सब्जी खा लो तुम, बाकी पूरा दावत मेरा। 56 भोग में से 55 भोग अपने लिए रख लिया, एक भोग दे लो बेटा, तुम भी मरो मत होके, ठीक है। तो क्या मिला पूछ रहे हो, सब उन्हीं को मिला, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हाउ शाहूजी महाराज, शाहूजी केम टू पावर। क्योंकि मैंने बोला कि कुछ लोग ऑलरेडी इनके सपोर्ट में रहे होंगे। जब आप जेल में होते हो तो वो होता ना कि एक राजा का वंश चला आ रहा है, तो लोगों का क्योंकि शिवाजी के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी, तो ऑलरेडी थोड़े लोग लॉयल रहे होंगे इनके लिए कि जिस दिन आप जेल से छूटोगे हम आपका साथ देंगे। पिक्चर उच्चरों में दिखाते नहीं है थोड़ा कि कुछ लोग लॉयल बैठे होते हैं, तो कुछ लोग वो थे, ठीक है। तो देखो आप, तो जो सबसे पहले इसको रिलेट करते हैं, जो छत्रपति की काउंसिल होती है, जो मैंने अभी आपको बोला था, छत्रपति की जो काउंसिल होती थी, छत्रपति काउंसिल, उसमें 8 पेशवा होते थे। 8 मिनिस्टर्स लिख लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, मिनिस्टर्स, एंड दीज मिनिस्टर्स वर कॉल्ड एज पेशवा। और इन मिनिस्टर्स के लिए एक बात और लिख लेना, चाहे इसमें कोई पीएम हो चाहे कोई कुछ हो, दे वर इक्वली पावरफुल। किसी को साथ कोई मतभेद नहीं था, ये एक बेस्ट तरीका था अपने के लिए लॉयल रखना किसी को, है ना। दिख नहीं रहा संदीप, दिख रहे, ठीक है। तो देवर 8 मिनिस्टर्स थे जिनको बोला गया पेशवा। काउंसिल में 8 मिनिस्टर्स होते थे। अब ये पेशवा की जब काउंसिल बनेगी तो ये मिनिस्टर्स 12 हो जाएंगे, लेकिन इसमें अगर कोई पीएम बनाया जा रहा तो वो पावरफुल होगा सबसे ज्यादा, है ना, ठीक है। तो 8 मिनिस्टर देवर कॉल्ड एज पेशवाज, और देवर इक्वली पावरफुल, कि 8 पेशवा हैं तो सब इक्वली पावरफुल है, कोई कम ज़्यादा नहीं, या किसी को ज़्यादा आप एक्स्ट्रा आप स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हो, सब दे आर ट्रीटेड इक्वली। एंड आउट ऑफ दीज 8 मिनिस्टर्स, एक मिनिस्टर को पीएम बनाया जाता था, वन मिनिस्टर अपॉइंटेड एज पीएम। बट एक चीज़ याद रखना आपकी, नो एक्स्ट्रा पावर्स। कब तक? जब तक छत्रपति का राज होगा, ठीक है। तो जो पीएम होगा ही इज जस्ट इक्वली पावरफुल एज, ठीक है। अब साहूजी महाराज वॉज सपोर्टेड बाई, ही वॉज सपोर्टेड बाई एक उन्हीं के इक्वल पावर रखने वाला, जो कि मराठा किंगडम में इक्वली पावरफुल, जो सारे पेशवा थे जिसको सबसे ज्यादा मानते थे, दैट गाई वॉज 6th पेशवा ऑफ 8 मिनिस्टर्स थे, उसमें से जो 6th पेशवा थे। 8 रहेंगे मतलब 8 पेशवा, 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th। 6th पेशवा का नाम था बालाजी विश्वनाथ, ही इज द फादर ऑफ बाजीराव मस्तानी, ठीक है। 6th पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ। पिक्चर में आई थिंक अगर किसी ने पिक्चर देखी तो इनका जिक्र होता है, हालांकि बहुत टाइम हो गया पिक्चर देखे, बट हुआ ही होगा, नहीं हुआ तो पिक्चर बेकार है, ठीक है। बालाजी विश्वनाथ, टाइम पीरियड लिखो आप इनका 1320, 1713 to 20, टेन्योर इज फॉर द पेशवा, ठीक है ना। अब देखो आप, एक पेशवा आपको राजा बनने में मदद कर रहा है, 2 इक्वल पावर्स, आप राजा हो और आपके ही इक्विवेलेंट एक और पावर एग्जिस्ट कर रहा है विच इज पेशवा। यहां से गड़बड़ क्या हुई, देखो एक पेशवा आपकी मदद कर रहा है तो ही इज इक्वली पावरफुल नाउ, यही तो हो रहा है, यू ओ देम। अब जब तक ये शाहू जी महाराज जिंदा थे, है ना, तो जब तक ये जिंदा थे इनके बीच में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी कि हम ना तो आपको कुछ कहेंगे ना आप मुझे कुछ कहोगे, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, हम आपकी इज्जत करेंगे, हम कभी आपको नौकर जैसे ट्रीट नहीं करेंगे, तो वो भी बोल रहे हैं हम भी कभी आपको राजा जैसे ट्रीट नहीं करेंगे है ना। तो देयर इज अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट कि कोई भी किसी के काम में टांग नहीं अड़ाएगा, दे वर इक्वली पावरफुल। क्योंकि अगर लड़ाई हो जाती तो शायद पेशवा उनको सप्रेस कर देता, क्योंकि 8 मिनिस्टर्स किससे इन्फ्लुएंस्ड हैं, पेशवा से। तो दैट्स व्हाई ही इज इक्वली पावरफुल एज शाहू जी महाराज।
अब म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, लेकिन हाँ यहां तक अभी इज्जत है कि आपको हम छत्रपति मानते हैं, यू आर माई किंग, है ना। अब जब छत्रपति की डेथ होगी, अब वहां से प्रॉब्लम होगी शुरू, शिफ्ट हो जाएंगी चीजें। शाहू जी महाराज की डेथ होती है, शाहू जी महाराज डाइड। अब पावर में कौन आएगा बताओ? अब पावर में आएंगे बालाजी विश्वनाथ, है ना। बालाजी विश्वनाथ पावर में है, लेकिन बालाजी विश्वनाथ की आई थिंक ही डाइड इन 1720 में डेथ हुई इनकी, सॉरी हाँ। तो इनके पेशवा थे ये इस टेन्योर तक, ये पेश वाला टेन्योर है, इसको किंग मत समझ लेना कोई, पेश वाला टेन्योर था, ठीक। लेकिन क्योंकि ही वॉज इक्वली पावरफुल, जब शाहू जी महाराज की डेथ होगी तो अगला किंग कौन बनेगा? पेशवा का बेटा, क्योंकि मदद किसने की थी? पेशवा ने। अब यहां से देखो एक डायनेस्टिक रूल स्टैब्लिश हो रहा है पेशवास का। शाहू जी महाराज, इस तरह से आप लिख सकते हो, ही वॉज द लास्ट छत्रपति ऑफ मराठा किंगडम। अब इसके बाद जो आएगा वो छत्रपति नहीं होगा, अब उसको पेशवा बोलेंगे, है ना। किंग ही होगा लेकिन पेशवा। तो ही वॉज द लास्ट छत्रपति ऑफ मराठा किंगडम, ये आखिरी छत्रपति थे, क्योंकि अब यहां से बालाजी विश्वनाथ का रूल स्टैब्लिश हो रहा है, पेशवा। अच्छा, तो मैंने बोला कि शाहू जी महाराज कैसे पावर में आए। तो शाहू जी महाराज देखो, आप उस टाइम पे जो काउंसिल होती थी, इवन ताराबाई की जो काउंसिल रही होगी, उसमें 8 मिनिस्टर्स थे जिनको पेशवा बोलते थे, ठीक। फर्स्ट पेशवा, सेकंड पेशवा, ऐसे 8th पेशवा, उसमें से जो 6th पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ, उनका इन्फ्लुएंस बाकी पेशवास पे था। ही वॉज ऑलरेडी मे बी एरिस्टोक्रेट फैमिली से बिलोंग करते रहे, बट हमें उतना जाने की जरूरत नहीं है। अब इन्होंने सपोर्ट कर दिया किसको? वैसे जनरली इनको सपोर्ट करना चाहिए था शिवाजी टू को, इन्होंने सपोर्ट किया साहू जी महाराज को, सारे मिनिस्टर्स का सपोर्ट साहू जी महाराज को मिल गया, हेंस साहू जी महाराज केम इन पावर। क्योंकि मैं पावर में आ गया, और मैं बना किसकी? आपकी वजह से बना, तो मैं उस एहसान को मानूंगा। तो आप अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा, हम दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और ऐसा भी नहीं होगा कि मैं आपको नौकर जैसे ट्रीट कर रहा हूँ, यू विल बी ट्रीटेड इक्वली। अगर मैं खाना खा रहा हूँ तो अपने बराबर में बैठा के खाना खिलाऊंगा, है ना। तरीका है ना कि भाई कि आप ग्रेटफुल हो उस पर्सन के लिए, क्योंकि आपको पता है कि आप ग्रेटफुल नहीं रहोगे तो जो मुझे राजा बना सकता है वो मुझे हटा भी सकता है। हो सकता है कि नहीं? ही वॉज द किंग मेकर, कह सकता हूँ ना, ही वॉज द किंग मेकर। हाँ ऑब्वियसली, ये छत्रपति वाली काउंसिल, जो भी छत्रपति होगा, अब क्योंकि उस टाइम पे शिवाजी टू थे तो ऑब्वियसली उनकी काउंसिल से बिलोंग करते थे, तो जो भी छत्रपति होगा उसकी काउंसिल, है ना। तो बालाजी विश्वनाथ, बिकॉज ही वॉज इक्वली पावरफुल, साहू जी महाराज मरे, इनको लगा अच्छा मौका है अब कोई, क्योंकि शिवाजी टू अगेन कोल्हापुर में चप्पल चप्पल खेल रहे थे, है ना। इनको लगा कि वहीं रहने दो, ऑलरेडी इन्फ्लुएंस है ही, और एक पेशवास का मनाया होगा कि भाई एक नया रूल स्टैब्लिश कर दें, तुम लोग भी पेशवा मैं भी पेशवा, है ना, मिल के बना लेते हैं देशवा। ठीक है। तो बालाजी विश्वनाथ केम इन द पावर, पेशवा थे, इनके बेटे अब आएंगे, दैट नेम इज बाजीराव मस्तानी, है ना, बाजीराव, बाजीराव बल्लाड़। तो बाजीराव इनके बेटे, तो टेक्निकली 7th पेशवा बोलूं तो कौन होंगे? 6th पेशवा ये थे, तो मतलब 7th पेशवा मत बोलना, नहीं फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसके बाद बाजीराव आते हैं, और यहाँ से स्टैब्लिश होता है पेशवास का रूल, छत्रपति का रूल खत्म, पेशवास का रूल शुरू। दे विल बी रूलिंग द मराठा एम्पायर नाउ। नहीं, शिवाजी के टाइम से छत्रपति की काउंसिल, जब मैंने बोला छत्रपति की उपाधि धारण की उन्होंने, तो काउंसिल उसी टाइम से चली आ रही थी। अब जो भी अगला राजा आएगा वो छत्रपति कहलाएगा, और उसकी काउंसिल बोली जाएगी पेशवाज, है ना, कि भाई 8 पेशवा, 8 पेशवा। बाजीराव बने पावरफुल, ही वाज, देखो दो लोग बहुत पावरफुल। अब बाजीराव के टाइम में मराठास विल बी बूमिंग, कि हर जगह मारेंगे सबसे, बाजीराव कभी हारा नहीं था, मूवी में भी आई थिंक दिखाया ही होगा ऐसा ही, है ना। ओके, इनका टाइम पीरियड बाजी पहले, अच्छा ठीक है। तो अब यहाँ से एक चीज़ आप देखोगे कि हेरिडेटरी रूल इस्टेब्लिश हो रहा कि नहीं। इनका बेटा बना, इसके बाद इनका बेटा बनेगा, है ना। तो यहाँ से एक हेरिडेटरी रूल इस्टेब्लिश हो गया है, हेरिडेटरी इस्टेब्लिश, खानदानी, कि भाई आप बेटे वाला सिस्टम। जनरली अभी तक चीज़ें हो रही थी कि भाई चीज़ें अलग थी, कि छत्रपति वो बनेगा जो काबिल होगा, ये तो दोनों ही बेटे, जो काबिल था वो बन गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं, काबिल वबिल वाला सीन नहीं, मुगल्स वाला सीन चला गया, कि हेरिडेटरी, मेरा बेटा छत्रपति, फिर उसका बेटा छत्रपति, सॉरी पेशवा, देन ओके। तो बाजीराव के पिताजी थे ये। अब देन कम्स बाजीराव, द टाइम पीरियड इज 2040, 20 में डेथ हुई,
30 साल रूल किया इन्होंने। बाजीराव फर्स्ट लिख लो, क्योंकि एक और बाजीराव आएंगे, क्या क्या ना, फर्स्ट लिख। लेकिन ये वही बाजीराव है, ये रणवीर सिंह है, ठीक है। तो रणवीर सिंह सोचो उस टाइम में भी था, पेशवा था। तो बालाजी विश्वनाथ 1320 डेथ होती है, इनके बेटे आते हैं बाजीराव 2240, ठीक है। अब बाजीराव के फिर अगेन दो बेटे, एक बेटा अगेन इनका वेरी पावरफुल। यहां तक कोई कंफ्यूजन अभी तक किसी को? आगे बढ़े फैमिली ट्री में। तो बाजीराव से, तो बाजीराव के दो बेटे, बाजीराव वन, एक बेटे हु वाज वेरी पावरफुल, द नेम इज नाना साहेब। नाम सुना सबने, नाना साहेब? दो नाना साहेब थे, याद रखना। एक नाना साहेब आएंगे मराठा किंगडम के लास्ट रूलर, जो कि 1857 की क्रांति में नाम आएगा उनका। तो वो ये वो नाना साहब नहीं है, ये पहले वाले नाना साहब है जो कि बहुत पावरफुल थे, है ना। तो दो बेटे, एक है नाना साहेब, हाँ, अरे इनके पापा यही तो मर रहे हैं। एक नया रूल स्टेब्लिश हो रहा है, हाँ। हाँ, पेशवा ही अब जस्ट छत्रपति नहीं, अब राजा कौन बोला जाएगा? पेशवा। वो 16 वाला पीरियड होगा दिन। एक सेकंड, 17 अच्छा तो ठीक है, 18th सेंचुरी पे आ गए, क्या दिक्कत है? अब ठीक है ना, पूरा लिख लो भाई इसको, कंफ्यूजन हो जाए पता लगे ये 18th सेंचुरी की बात हो रही है। 18th सेंचुरी 17 को ही तो बोलेंगे। जस्ट अ मिनट, एक सेकंड रुको। हाँ ठीक है, हमने क्या बात की थी? 1731 है ना? नहीं यार, उनकी औरंगजेब की डेथ 1600 ईस्वी में हुई थी, वही तो मैं बोल रहा था। इसको 1600 करो। औरंगजेब कब मरा था? 1607 में मरा था ना, 1607 में। 1707 में मरा था, ओके। 18th सेंचुरी होगा? नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको, सोचने दो, थोड़ा टाइम दो, रुको। नहीं 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 नहीं, तो देयर विल बी, एक सेकंड को, दिस इज द 1707 टू 1719, ठीक है, ये ठीक है, सिविल वॉर ठीक है, देन ट्रीटी ऑफ वारना ठीक है। अब 1731, देन बालाजी विश्वनाथ, ओके। बेसिकली आई थिंक देन कैन डू टू पैरेलल किंगडम्स। नहीं, देन कैसे चेंज होगा चीज़ें? एक बार जरा टाइम पीरियड सर्च करना उनका, शाहू जी महाराज का, हाँ सही है ना। और इनका बाजीराव का, हाँ बाजीराव का देखना जरा। देन टू पैरेलल किंगडम्स, पेशवा का एक किंगडम स्टेब्लिश हो गया, हो सकता ना। 18, वही तो मैं कह रहा हूँ, 18th सेंचुरी में तो शिवाजी टू फिर से आएगा यार। ठीक है, टू पैरेलल किंगडम्स, हाँ। ओह, आई एम अ कॉम्प्लाइन बॉय। ठीक है, दो बेटे, बाजीराव वन, क्यों वन बोल रहा हूँ? क्योंकि याद रखना ये रणवीर सिंह जी वाला बाजीराव है। एक बाजीराव टू भी आएगा अभी, जैसे शिवाजी टू अपने दादा के नाम पे, तो इनका जो पोता आएगा उसका नाम भी बाजीराव टू आएगा, बट फिलहाल अभी भी देखो, एक बेटे नाना साहब, ठीक है, ओके। तो वन, इनका नाम एक और नाम था, नाना साहब या फिर बालाजी, ठीक है, बालाजी राव लिख लो। बालाजी राव, नाना साहब बोलो, बालाजी राव बोलो, सेम ही नाम, ठीक है। हाँ हाँ, बाजीराव, बाजीराव का भी नाम लगा दिया, वो है ना कि पापा का नाम लगाने वाली प्रथा, ठीक है। देन सेकंड वाज चीमाजी अप्पा। अच्छा नाम नहीं है, ठीक है। चीमाजी अप्पा का नाम क्यों रेलिवेंट है? वैसे तो ये कभी राजा वाजा नहीं बने, इनका नाम इसलिए रेलिवेंट है क्योंकि इन्हीं चीमाजी अप्पा के बेटे थे सदाशिवराव भाऊ, है ना। इनके बेटे थे सदाशिवराव भाऊ। कौन थे ये सदाशिवराव भाऊ?
हाँ, है ना। मराठास का डिक्लाइन यहीं से शुरू होता है कि ही वॉज द लास्ट रूलर। और ये किसके पोते हुए फिर? बाजीराव उनके, है ना। तो सदाशिवराव भाऊ। तो हाँ मानो, जो वो कंफ्यूजन थी ना वो ईयर वाली, देखो अब दो पैरेलल रूलर्स चल रहे हैं, एक छत्रपति एंड देन एक इस पेशवा। मैंने बोला कि दोनों के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट, कोई एक दूसरे के काम में बाधा नहीं डाल रहा है, वो आप अपना काम करते रहो, हम अपना काम करते रहेंगे, आप हमारे यहाँ आओगे इज्जत देंगे, आप हम आपके यहाँ आएंगे इज्जत दोगे। लेकिन जब बेसिकली छत्रपति मरेंगे, शाहू जी महाराज, देन टोटली इट विल बी कैप्चर्ड बाय पेशवा, कि अब पूरा रूल कौन करेगा? पेशवा करेगा। एक नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाई जाएंगी जिसमें 12 मेंबर्स होंगे अब, ठीक है ना। ओके, खैर यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखो, नाना साहेब, इनकी डेथ हुई थी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, ठीक है। ही डाइड आफ्टर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बीओपी, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में एक्चुअली ये इंजर्ड हुए बहुत बुरी तरीके से, उसके बाद कुछ टाइम बाद इनकी डेथ हो गई, ठीक है ना। तो अच्छा एक सेकेंड, इनके दो बेटे, ये भाई थे, गड़बड़ हो जाता अभी। ही वॉज द ब्रदर, चीमा जी अप्पा। हाँ, ये दोनों भाई थे, सदाशिवराव भाऊ और बाजीराव। ये बाजीराव के भाई थे, मतलब बेटे थे किसके? बालाजी विश्वनाथ के, ठीक है ना। लेकिन दो बेटे थे बाजीराव के, दूसरे का नाम बताता हूँ अभी। नाना साहेब एक नाम, बाजीराव के दो बेटे, सन वन देन सेकंड सन, ठीक है। ये भाई थे बालाजी सॉरी बाजीराव के, दैट इज चीमा जी अप्पा। एंड सदाशिवराव वॉज भाई ऑफ बाजीराव, जिसकी डेथ हो गई कहाँ पे? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में दो लोग मरे, एक तो बाजीराव के भाई, मतलब इनके चाचा, है ना, चाचा भतीजा दोनों मारे गए, ठीक है, क्लियर है। देन अनदर सन वाज रघुनाथ राव, ही वाज द सेकंड सन ऑफ बाजीराव, ठीक है, रघुनाथ राव। द कोड इज 7374, एक साल 1773 टू, ठीक है। अब जो रघुनाथ राव के बेटे थे वो थे बाजीराव टू, ये थे रघुनाथ राव के बेटे। और ये बाजीराव टू विल बी द लास्ट पेशवा ऑफ इंडिया, विल बी लास्ट पेशवा। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक सन को अडॉप्ट किया था जिसका नाम था नाना जी, जिनका नाम 1857 की क्रांति में आएगा, ठीक है। ही अडॉप्टेड अ सन, इनकी कोई संतान नहीं थी। अब कौन आ गया होगा? सोचो, डलहौजी, है ना, डलहौजी आ जाएगा तो वो खत्म कर देगा। तो फिर भी इन्होंने एक संतान को अडॉप्ट किया था जिसका नाम था नाना साहेब, ठीक है। बताता हूँ इनका कोड लिख लो आप, 9618, 1796 टू 1818, हिल बी द लास्ट पेशवा। यहाँ लिख सकते हो आप कि ये लास्ट पेशवा थे, इसके बाद पेशवा वाला कंसेप्ट भी खत्म होगा। तो दो चीजें, लास्ट छत्रपति की बात करेंगे तो हुआ द लास्ट छत्रपति, हाँ, शाहू जी महाराज वाज द लास्ट छत्रपति। शिव बाजीराव टू, बाजीराव मत लिख देना क्योंकि पहले पेशवा और आखिरी पेशवा यही बन जाएंगे फिर। पहले पेशवा एक तरह से देखा जाए तो बाजीराव वन, एंड द लास्ट पेशवा इज बाजीराव टू। देखो क्या बढ़िया हैप्पी एंडिंग, बाजीराव वन से बाजीराव टू तक का सफर, ठीक है। पेशवास, हाँ। अरे तो वो रीजन कौन सा है? आप देखो ना, जैसे झांसी वाला जो रीजन है, इट वाज डोमिनेटेड बाय मराठास। मैंने क्या बोला था? देखो आप, जब आप देखोगे, देखो आप, जब जो मैप मैंने बनवाया था, आप अगर वो मैप देखोगे तो वो जो वाला जो पार्ट था, इट वाज द, मतलब बहुत दूरी नहीं है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। प्लस ये लोग जनरली रेड करते रहते थे, तो कहीं रेड करेंगे तो जनरली अपने लोगों को वहाँ भी बैठा देते थे, यही तो बात थी। जैसे कोई हमारा जान पहचान वाला रहा, जनरली वो लोग भी पेशवाज ही थे। आई थिंक उनके हस्बैंड का नाम पता नहीं, कोई पेशवा या कोई राव था ना, तो वो सेकंड वाले नाना साहब रहेंगे, इनके अडॉप्टेड, इनके अडॉप्टेड वो वाले नाना साहब ने, ना 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 ना, वो तो पहले ही मर गए। सेकंड नाना साहब जो आएंगे, अगर वो झांसी की रानी वाला कुछ रिलेशन है तो वो इनके अडॉप्टेड सन होंगे वो, है ना। क्या वो अंग्रेजों के टाइम पे लड़े तो थे आई थिंक, वो उसको तो बीमार ही दिखाया पूरे उसमें उसका जितना इतिहास है वो वाले, उन पूरे जिंदगी वो बीमार पैदा हुए, बीमार ही मर गए इलाज में। खैर दैट इज नॉट रिलेवेंट, हो सकता है इन्हीं के अडॉप्टेड सन रहे हो, बट इनका कोई बेटा नहीं था जिसको ये अडॉप्ट करेंगे,
तो इनके जो एडॉप्टेड सन का नाम होगा वो भी नाना साहेब ही होगा, कोई टू नहीं था, तो ही अडॉप्टेड अ सन, ही नेम्ड हिम नाना साहेब। बस पहले वाले जो नाना साहेब हैं वो बालाजी बाजीराव थे, है ना। तो ही वॉज ऑल्सो नाना साहेब, एंड ये रिलेवेंट हैं 1857 के रिवोल्ट से, 1857 की क्रांति से रिलेशन इनका। तो बाजीराव लास्ट पेशवा, छत्रपति शाहू जी महाराज इज लास्ट छत्रपति। रूल, अच्छा इनका टाइम पीरियड 96 टू 18, 1796 टू 1818। अच्छा अच्छा, ताराबाई वाला, क्योंकि ही डिडंट रूल्ड एग्जैक्टली, तो उनका कोई टाइम टेन्योर नहीं है ना, क्योंकि उन्होंने देखो आप, जब उनका रूल जब वो बैठे वो तो खुद रूल कर नहीं रहे थे, ताराबाई का, क्योंकि शी वाजंट द राइट एयर, उनका कोई रूल नहीं था। जिसके आगे नाम नहीं लिखा होगा आप समझ लो कि तब तक वो छत्रपति नहीं बना है, क्योंकि शायद, अब पता नहीं, इसको मैं कह नहीं सकता, उस टाइम पे ऐसा कुछ सीन था कि एक लेडी छत्रपति नहीं बन सकती, पति छत्रपति नहीं होता तो, है ना। तो टाइटल गड़बड़ था, और टाइटल थोड़ा छत्रपति वाला भी ऑप्शन होता तो शायद बन जाते, लेकिन क्योंकि जब तक वो थे नहीं तो एज अ गार्जियन शी वाज देयर, लेकिन जब तक वो रियल रूलर नहीं बन जाते, जैसे अकबर 13 ईयर्स का था, किसके साथ लड़ा, बैरम खान, है ना। तो कहाँ तक पहुंचे हम, यहाँ तक, अच्छा यहाँ से अरे परिवार ही तो देखो, बाजीराव वन, मतलब इनके बेटे, देखो इनके यहाँ से समझाता हूँ तो समझेगा। बालाजी विश्वनाथ थे, इनके दो बेटे थे, एक तो बाजीराव वन, और इनका जो दूसरा बेटा था चीमाजी अप्पा, ठीक है, चीमाजी अप्पा, मतलब चीमाजी अप्पा और बाजीराव भाई हुए, यही तो, दोनों भाई थे। अब क्योंकि बाजीराव वॉज मोर पावरफुल, चीमाजी अप्पा हो सकता है थोड़ा खेल कूद में ज़्यादा मन रहा हो, रंगीला टाइप के रहे हो, जो भी रहा हो, फिलहाल चीमाजी अप्पा नहीं, बाजीराव वॉज द, हो सकता है ही वॉज द एल्डेस्ट, ये भी हो सकता है कि बड़े बेटे को बनाया जाता था, तो बाजीराव वॉज एल्डेस्ट। तो बाजीराव एंड चीमाजी अप्पा दो बेटे किसके, बालाजी विश्वनाथ के, बालाजी विश्वनाथ वॉज द पेशवा। नेक्स्ट में देखते हैं, देखो आप, चिम्माजी अप्पा नहीं बने, बालाजी बनते, सॉरी ये बनते हैं, शिवाजी बनते हैं पेशवा, नेक्स्ट पेशवा। और चीमाजी अप्पा के बेटे सदाशिवराव ये आगे चल के बनेंगे, क्योंकि लास्ट यही थे मराठा एम्परर, है ना, मराठा। तो आप देखो बाजीराव के दो बेटे, एक थे नाना साहेब, क्योंकि बाजीराव सबसे बड़े थे, तो बाजीराव की डेथ होगी तो कौन बनेगा, उनका जो बड़ा बेटा होगा, नाना साहेब बने। नाना साहेब को बालाजी बाजीराव भी बोला जाता था। इनकी डेथ होती है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, लड़ाई में होते हैं घायल। तो देखो आप, यहाँ ये मरते हैं, उसके बाद आता है जो इनका बेटा था सन रघुनाथ राव, रघुनाथ राव, ठीक है। और रघुनाथ राव के बाद जो है देन बाजीराव टू अपने दादा के नाम पे नाम रख दिया, समझ आ रहा है ये, और टाइम पीरियड, हाँ नहीं नहीं नहीं, पावरफुल की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कि वहाँ खत्म हो गया, नहीं, लास्ट तो वो आएगा ना, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ कि जहाँ से मराठास का डिक्लाइन शुरू हो जाएगा, यही तो मैंने बोला था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होगा, और ये वहाँ हारेंगे, क्योंकि ये देखो ये मर चुके हैं। इसके बाद आएंगे सदाशिवराव भाऊ, तो ये बेसिकली ये रिप्रेजेंट करेंगे मराठास को थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, और ये भी वहाँ मारे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से मराठास का डिक्लाइन शुरू होता है। अब नाना साहेब के देखो आप, नाना साहेब, एक फैमिली ट्री और बनेगी भी यहाँ से, नाना साहेब के बेटों को देखते हैं, इनके तीन बेटे थे, ठीक है। नाना साहेब, किसी को ये फैमिली ट्री ऐसे लग रहा है बहुत मुश्किल है, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं, यूपीएससी लास्ट कभी जिंदगी में कुछ पूछेगा, कोई अपोकलिप्स हो जाए, जोम्बी वोम्बी आ जाए, क्वेश्चन बना दे, तो ये फैमिली ट्री भी पूछे नहीं, कभी नहीं पूछने वाले। इसके लिए आप बस, हाँ, एक रिलेशन पता होना चाहिए कि क्या थी चीज़ें, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। इनके तीन बेटे, पहला इज विश्वास राव, ठीक है। नाना साहेब के तीन बेटे, दैट इज पहले वाले, फर्स्ट पावरफुल, मतलब किसके, ये बाजीराव के पोते हैं, यही तो है। नहीं 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 नहीं, अरे भाई, ये पावरफुल लोगों की बात कर रहा हूँ, वो बाजीराव टू वही उतना ही नाम आएगा उनका, और कहीं नाम नहीं मिलेगा आपको, उसके लिए कंफ्यूज, उसके लिए परेशान मत हो आप, ठीक। तो पहले आए विश्वास राव, देन माधव राव, माधव राव वन,
ठीक, एंड द थर्ड वन इज नारायण राव। पावरफुल थे नाना साहेब, इनको लगा कि बढ़ाएंगे रूल अपना, है ना। टाइम पीरियड लिख लो। तो देखो आप, विश्वास राव ये बनने वाले थे रूलर जब उनकी डेथ हुई, किसकी, अब नाना साहेब की डेथ होगी तो फिर बड़ा बेटा आएगा, लेकिन हुआ क्या, नाना साहेब की तो डेथ हुई ही हुई, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में इनको भी मार दिया। ही वॉज अबाउट टू बी अ किंग, अबाउट टू बी द किंग, बट डाइड इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ने देख रहे हो खानदान खत्म कर दिया। ऐसे नहीं बोला जाता है कि ये लास्ट था, कितने सारे रूलर्स मर रहे हैं, आप देखो ना कि कितने लोग मर गए उसकी वजह से, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की वजह से, है ना। ठीक है, अब माधवराव का टाइम पीरियड लिख लो, 1761 टू 61 टू 72। ठीक है, और माधवराव ने पता नहीं शादी नहीं की थी कि बच्चे नहीं, जो भी था, बट हाँ ठीक है, यहाँ पे नो किड्स, इनके कोई बच्चे नहीं थे। ओके, देन नारायण राव। अब नारायण राव ने क्या किया सोचो, अब अगर इनको बनना है, नारायण राव को अगर बनना, देखो ये मर गए, इनके बच्चे नहीं है, ये साधु संत टाइप के आदमी है। अगर नारायण राव को बनना है तो अभी एक राह का कांटा है, थोड़ा ये मुगल से इंस्पायर्ड हो गए, बताओ कौन इनके राह का कांटा है। फिलहाल ये 1772 टू 73 2 ही साल थे, सॉरी 1 साल, कौन था बताओ। अभी यहाँ देखो, एक पर्सन है जो इनके राह का कांटा है, रघुनाथ राव, है ना। इनको लगा कि पहले रघुनाथ राव को हटाना पड़ेगा तो बात बनेगी, ठीक, तो ये हटाने चल पड़े। तो जैसे ही गेट खोला, रघुनाथ राव पहले से चाकू लेके बैठा था, तो ही वॉज किल्ड बाय हिज अंकल रघुनाथ राव, है ना। जो बचा खुचा खानदान था, अंकल ने खत्म कर दिया है। ही वॉज किल्ड बाय रघुनाथ राव। ठीक, इनको लगा कि ये दो पहले ही खत्म है, चलो इनको भी निपटा काम खत्म करते। ठीक है, रघुनाथ राव कौन थे, इसके चचा थे। ठीक है, अंकल ने मार दिया, मारना ये चाहता था, मार अंकल ने दिया। ठीक है, तो ये कुछ फैमिली ट्री था। अब देखो आप, कुछ और चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं, बताता हूँ। यहाँ तक क्लियर है, दिस इज द फैमिली ट्री। अब इसके बाद कोई और नहीं है, कुछ और लोग हैं इंपॉर्टेंट, उनको बताता हूँ, बट हाँ फैमिली ट्री यही थी। यहाँ तक हो गया, देख लो। फैमिली ट्री बनाते बनाते ही थक गए क्या, अभी 20-25 पेज लिखना भी है क्वेश्चंस का, ज़्यादा नहीं, 20-25 पेज हो गया। शुरुआत यहाँ से हुई थी, देखो आप, बालाजी विश्वनाथ के 2 बेटे, बाजीराव एंड देन चीमाजी अप्पा। ठीक है, अरे बालाजी विश्वनाथ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, अरे मुगल्स नहीं है कि पापा ही भाई हैं, भाई ही चाचा। ठीक है, वो मुगल्स में होता है। बाजीराव वॉज द पेशवा, तो इनके बेटे नाना साहेब एंड देन रघुनाथ राव, और ये बैठे थे भतीजे को मारने के लिए, जिंदा थे या नहीं तो ये भी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मर गए होते, क्योंकि भतीजे को मारना था इसलिए जिंदा बच गए थे। तो क्योंकि अब इनको लगा कि मैं रूलर नहीं बन पाऊंगा, अगर वो बन जाएगा तो इन्होंने अपने भतीजे का काम तमाम किया। तो यहाँ से रघुनाथ राव, ठीक है। अच्छा, जब नारायण राव मरा तो अब रघुनाथ राव को लगा कि मैं बन जाऊंगा, लेकिन इसका एक और बच्चा था, रघुनाथ राव, सॉरी इसका, सॉरी हाँ ठीक है, रघुनाथ राव का बेटा था। तो अब इनको लगा कि मैं बनूं, उम्र हो गई थी, माधव राव टू। ठीक, माधव राव टू, ही वॉज द सन ऑफ रघुनाथ राव, तो इनका बेटा बनता है अगला शासक, बट ही वॉज रघुनाथ राव का बेटा, अभी तक उसकी फैमिली को नहीं है। बाजीराव वाला खानदान खत्म है, बाजीराव के बाद नाना साहब, नाना साहब के बाद तीनों उनके, हाँ हाँ है, किसका, रघुनाथ राव का, अच्छा ठीक है, ठीक, ओके 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 ओके, नारायण राव का बेटा, नारायण राव का बेटा, कोई बात नहीं, ही वाज द बेटा ऑफ नारायण राव, माधव राव टू। तो टेक्निकली अब देखो आप, टेक्निकली ये बनेगा
ठीक है, ही वॉज इन्फेंट, अगेन छोटा बेटा था, इन्फेंट। तो अब इसको देखने के लिए कोई एक गार्जियन होगा, दैट गार्जियन वॉज नाना फडणवीस। फडणवीस बोलो, फडणवीस बोलो, आजकल महाराष्ट्र में जो ये खानदान चला रहा फडणवीस, फडणवीस बोलो, तो ये इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते थे। तो जब पहली बात तो एक चीज देखो, नारायण राव का बेटा था माधवराव टू, किसके नाम पे रखा, बोला कि चलो बड़े भैया थे, राजा नहीं बन पाए, उनके नाम पे नाम रख देता हूँ, ठीक है ना, ट्रिब्यूट। ठीक है। अब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स था उसमें एक चेंज आया, छत्रपति के टाइम पे 8 होते थे, यहाँ पे 12 हो गए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में वहाँ 8 पेशवा होते थे, यहाँ 12 पेशवा होंगे, ठीक है ना। तो ये एक चेंज आया। तो इनकी जो काउंसिल होगी वहाँ पे होंगे 12 मिनिस्टर्स, 12 मिनिस्टर्स होंगे। और यहाँ पे पावर सेम नहीं होंगी, यहाँ पे पावर्स अलग अलग होंगी। एज पर द पोस्ट द पावर विल बी डिफरेंट। जो वजीर होगा हिल बी द मोस्ट पावरफुल, और जो प्राइम मिनिस्टर होगा, कुछ भी बोलो आप बता, लिखता हूँ, लिखवाता हूँ, पहले ये जान लो आप कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वाला चीज़ देख लो आप, ठीक है, बताता हूँ उसको। 12 मिनिस्टर्स थे, इससे रिलेट करूंगा तो ज़्यादा बेहतर आपको समझेगा ना। अब इसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसका ध्यान देंगे, माधवराव का, कि कहीं अंकल इसको भी, हो सकता है ना कि अंकल इसको भी निपटा दें, तो उसको ना निपटा पाए, इसीलिए इन्हीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से एक पर्सन थे जिनका नाम था नाना फडणवीस। नाना फडणवीस, फडणवीस भी कहीं मिलेगा आपको, फिलहाल ये महाराष्ट्र में आज भी ये सरनेम चलता है। तो इट ही वॉज द मिनिस्टर, तो उन्हीं की जनरेशन होंगी आगे वाली। तो नाना फडणवीस, ही वॉज एन इंपॉर्टेंट मिनिस्टर इन आउट ऑफ दीज 12 मिनिस्टर्स। अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो नाना फडणवीस थे, ही वॉज एन इंपॉर्टेंट मिनिस्टर। तो मंत्री का काम क्या है, प्रोटेक्ट करना, कटप्पा, कटप्पा थे वो, कि भाई राजकुमार को प्रोटेक्ट करो, है ना, कि कोई मारा भल्लाल देव पीछे पड़े हैं, कटप्पा प्रोटेक्ट करने से दिस इज द थिंग। तो नाना फडणवीस वाज द इंपॉर्टेंट मिनिस्टर, तो वो प्रोटेक्ट कर रहे थे किसको, माधवराव टू को। इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1761 से 1800 तक, नाना फडणवीस का, जब ये मिनिस्टर रहे। इनका टाइम पीरियड इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे डी फैक्टो और डी जूरे वाली बात चल रही है, सोच के देखो आप, एक इन्फेंट है जो खुद रूल नहीं कर सकता, तो रियल रूलर कौन हो गया, है ना। तो नाना फडणवीस वाज द रियल रूलर ड्यूरिंग दिस टाइम, कि ऑन पेपर चल रहे हैं माधवराव टू, बट रियल रूलर इज नाना फडणवीस, दैट्स व्हाई ही वाज इंपॉर्टेंट। अब हुआ क्या, नाना फडणवीस थे उनके प्रोटेक्टर, फिर धीरे 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 माधवराव बड़े हुए, उनको एक्टर बनना था, तो मुंबई जाना चाहते थे। नाना फडणवीस ने बोला कि बेटा बाहर मत निकलो, चाचा बैठे हैं तुम्हारे बाहर ही, ठीक। तो बहुत रोक टोक लगाते थे ये माधवराव टू पे, इट इज एग्जैक्टली रिटन कि ये बहुत ज्यादा रोक टोक लगाते थे, कि जो भी उनका मन होता था ना वो खा पी सकते थे अपने मन से, कभी बाहर नहीं जा सकते थे, ही वॉज काइंड नजरबंद, नजरबंद समझते हो ना, ठीक है, कि देखो इससे पहले तुम चाचा तक पहुंचो तुम्हें मेरी लाश से जाना होगा, तो गेट के बाहर ही फडणवीस बैठे हुए लाठी लेकर के, चाचा बाहर चाकू लेकर बैठा हुआ है, ठीक। तो अब दो लोगों से थ्रेटन होकर माधवराव बहुत परेशान बेचारा, अल्टीमेटली ही कमिटेड सुसाइड। तो इन द एज ऑफ 21 माधवराव टू कमिटेड सुसाइड एंड हेंस द रूल एंडेड, है ना। फिर वो शिवाजी टू आएंगे, क्योंकि ये खुद ही हट गया रास्ते से, तो बचा कौन, रघुनाथ राव का बेटा, तो वो अपने आप बन गया पेशवा, है ना। सो अल्टीमेटली नाना फडणवीस ने काफी रोक टोक लगाई उन पे, जिससे तंग आकर के फाइनली ही कमिटेड सुसाइड इन द एज ऑफ 21, 21 साल का हुआ ही था जब उसको रूल मिलने वाला था, उसने सुसाइड कमिट कर लिया, ठीक है। तो ही कमिटेड सुसाइड, और ऑटोमेटिकली रास्ता साफ हो गया चाचा का, ठीक। तो जो चाचा का बेटा था बाजीराव टू, ही विल बी द लास्ट पेशवा। और ये लिख सकते हो आप कि ही कमिटेड सुसाइड बिकॉज ऑफ नाना फडणवीस ओवर कंट्रोलिंग, ठीक है ना, बिकॉज इट्स रिटन इन द एनसीआर, सॉरी द देशबंधु उपाध्याय, सो या यू कैन गिव इट लाइक द रेफरेंस कि हाँ भाई ठीक है, बिकॉज ऑफ नाना फडणवीस वॉज ओवर कंट्रोलिंग हिम, सो ही कमिटेड सुसाइड एट द एज ऑफ 21। और इनका रास्ता साफ होते ही रघुनाथ राव का जो बेटा था उसका रास्ता अपने आप साफ हो गया, क्योंकि वही आखिरी एयर था बचा हुआ, तो ही बिकम द पेशवा, और लास्ट पेशवा वही रह गया, उसके बाद काम खत्म है। नाना साहेब उसके बाद आएंगे, लेकिन ही वॉज अडॉप्टेड, तो अंग्रेज उनको उपाधि नहीं देंगे कि भाई आप पेशवा नहीं हो, नाना साहेब हो खाली, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, किसी कोई कन्फ्यूजन है भी तो क्या फर्क पड़ता है। तो
वैसे ये बहुत ज़्यादा कुछ रिलेवेंस नहीं इसका, एक दो बार देखोगे तो ट्री समझ आ जाएगा, है ना। है बेटे ही बेटे तो एक खानदान। वैसे इससे एक चीज़ याद होनी चाहिए, अगर आपको अपना नाम रखना है तो एक फैमिली ट्री बना दो अपनी अभी से, है ना। अपने पापा से लेकर के एक फैमिली ट्री बना दो कि हम 2 भाई 3 भाई हैं, फिर आपके बच्चों का नाम उसमें करके, फिर आपके बच्चों से बोलना बेटा इसको कंटिन्यू रखना, ताकि 4-6 जनरेशन जाने के बाद भी दादा परदादा को याद रखें, ग्रेट 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 ग्रैंड फादर, सिराजुद्दौला वाला जैसे, है ना। अपना नाम रखना है तो फैमिली ट्री बना दो। एक फ़ायदा होता है इंडिया में, हालांकि ये कंसेप्ट नहीं है, विदेशों में बहुत है कि वो फैमिली ट्री बना के रखते हैं। इससे होता क्या है ना, जैसे मान लो आपको कोई ऐसी बीमारी होगी जिसका इलाज नहीं है, तो ट्रेसेस खोजे जाते हैं कि आपकी किसी जनरेशन में हो सकता है किसी को बीमारी रही हुई है, पॉसिबिलिटी होती है कि जैसे 1 2 3 पीढ़ी ना, पहले लोग क्यों पीढ़ियाँ वगैरह चेक करते थे, जैसे देखो कहीं शादी वादी के लिए लोग जाते थे ना, तो कम से कम 2 पुश्त चेक करते थे कि 2 पुश्त में क्यों चेक करते थे, उसका पहले लोग ये सोचते हैं कि भाई देखते थे कि खानदानी थे कि नहीं। तो साइंटिफिक रीजन ये था कि उस 2 पुश्तों में कोई ऐसा बिगड़ैल या अड़ियल तो नहीं था कि जिसका इम्पैक्ट इस पे आया हो कल को शादी के बाद सीधा, है ना। तो लड़के और लड़की वाले दोनों कम से कम 2 3 पुश्तें देखते थे कि भाई क्या फैमिली हिस्ट्री रही है, कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बिकॉज ये प्रोबेबिलिटी है कि अगर मेडिकल हिस्ट्री रही है तो इट विल कैरी ऑन, है ना, चीज़ होती है। तो इसलिए जो है फैमिली ट्री अपनी भी बना लो, मैं तो कह रहा हूँ घर में लगाओ फैमिली ट्री, मेरे दादाजी ये, मेरे पापा जी इतने भाई, ऐसे बनाओ फैमिली ट्री, एक ऊपर दादाजी की फोटो लगाओ, नीचे 3 4 तीर मारो जितने चाचा पापा हैं सबकी फोटो लगाओ कि ये नाम, ठीक है ना। फिर उनसे जो जो आपके भाई बहन हैं, ठीक है। बस ये ध्यान देना कि कोई फैमिली में, है ना, कि भाई आपके नाम पे जमीन अमीन है चाचा बोले हाँ बेटा खीर खिलाते हैं सूर्यवंशम वाली, ठीक है, सूर्यवंशम पिक्चर बन जाएगी। यहाँ तक क्लियर है। अब जरा क्वेश्चन लिखो एक, मराठा किंगडम। अब मराठा किंगडम स्टैब्लिश कैसे हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई, ये थोड़ा सा लिख लेते हैं इसको क्वेश्चन फॉर्मेट में, है ना। मराठा किंगडम हेडिंग डाल दो आप, उसको एज अ क्वेश्चन भी समझो लिख रहे हैं ऑनलाइन वालों, और हिंदी के लिए नोट्स दे रखे मैंने, ठीक है। जिसको हिंदी में चाहिए नोट्स मैंने ऐप पे डलवा दिए हैं, नहीं आए होंगे तो डलवा दूंगा। मराठा किंगडम, चलो मराठा किंगडम सबसे पहले जो मैप बनवाया था किसी को याद है, कौन सा रीजन था, शुरुआत कहाँ से होती है, गोलकुंडा एंड बीजापुर से, मैप याद है। तो सबसे पहले हम एक मैप से शुरू करेंगे कि एक छोटा सा मैप बना लो आप, अब एक ऐसे एक मैप बना लो, गोलकुंडा एंड बीजापुर, एंड देन दैट इज महाराष्ट्र एंड टुडेज हैदराबाद, है ना। तो ऐसे लिख लो आप, बीजापुर एक साइड एंड देन देयर इज गोलकुंडा, ये आज का महाराष्ट्र वाला रीजन है, और ये उस टाइम का हैदराबाद, है ना। बाकी एक आउटलाइन दे लेना, ये रीजन था जहाँ से ये लोग शुरू हुए, वो जो मैप पहले मैंने बनवा रखा है वो देख लेना आप, उसमें चीज़ें लिख रखी ना कि डेक्कन वाला एरिया कौन सा था, कहाँ क्या था, कोंकण और ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले 1685 में बीजापुर को कैप्चर किया, लिखते जाओ आप, इसके नीचे आप लिख लो ऐसे 1685 डैश करके बीजापुर, ठीक है। देखो मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ रंजना, आंसर राइटिंग में शुरू कैसे कर रहा हूँ, मैंने एक आउटलाइन दी कि ये था उनका रूल वाला एरिया, और नीचे लिख दे रहा हूँ कि किस टाइम से उनका रूल शुरू हुआ, विद इन लाइन, कुछ भी मैं बता नहीं रहा हूँ, लेकिन मैंने पूरा बैकग्राउंड बता दिया इसमें, है ना, कि यहाँ से थे और यहाँ से शुरू किया, उनको कोई मतलब नहीं कि इनके पापा यहाँ एम्प्लॉय थे, क्या किया क्या नहीं, मैं बोलूँगा कि यहाँ से रूल शुरू किया, मैंने टाइम मेंशन कर दिया, एग्जामिनर को समझ आएगा कि हाँ भाई ठीक है पता है इसको, है ना। देन 1689 में ऑफिशियली कैप्चर किया गोलकुंडा को, किसने कैप्चर किया, मैंने शिवाजी नहीं बोला अभी तक, इट वॉज कैप्चर्ड बाई औरंगजेब, ठीक है। 1689 गोलकुंडा, मैंने क्या बोला था, औरंगजेब कैप्चर करेगा उससे छीनेगा कौन, इट वॉज कैप्चर्ड बाई औरंगजेब, इसी के लिए तो मेरी लड़ाई ही थी, ठीक है। अब एक ट्रायंगुलर चीज बन रही थी, ट्रायंगुलर लड़ाई, त्रिकोणीय लड़ाई बन रही थी, कैसे, इसको औरंगजेब ने कैप्चर किया, किससे कैप्चर किया था, यहाँ पे लोकल मुस्लिम्स थे, बताया था ना, यहाँ पे लोकल रूलर्स रहे होंगे, देखो आप, तो एक ट्रायंगुलर लड़ाई चल रही है, औरंगजेब बैठा हुआ है, ये लड़ रहा है गोलकुंडा बीजापुर के लिए, तो यहाँ पे चलो मैं बोल रहा हूँ लोकल्स ऑफ गोलकुंडा बीजापुर, औरंगजेब की लड़ाई इससे चल रही है, और फिर औरंगजेब के पीछे कौन पड़ा है, मराठास,
मराठास औरंगजेब के पीछे पड़े हैं। ऐसे देखो तीनों एक दूसरे को मारे काटे पड़े हैं कि तुम उसको मारो मैं तुम्हें मारूंगा, फिर यही चल रहा है क्या ना, एक ट्रायंगुलर लड़ाई चल रही है कि तुम इसको कैप्चर करो फिर मैं तुमसे लड़ूंगा, फिर ये ऐसे ही चल रहा है कि ट्रायंगुलर 3 एंगल वाला सीन बन रहा है ना। और किसके लिए? सिर्फ गोलकुंडा और बीजापुर के लिए, कि सबको यही चाहिए क्योंकि यहाँ हीरे की खान थी, है ना। अब पहला पॉइंट लिखो आप कि शिवाजी महाराज का सेटअप कैसे शुरू हुआ, द सेटअप ऑफ शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज, ठीक है आगे लिखो आप। द मराठा किंगडम इन सेकेंड हाफ ऑफ 17th सेंचुरी। एग्जैक्ट ईयर किसी को जानना तो 705 के बाद से मराठास जीतना शुरू होते हैं, 705, क्योंकि औरंगजेब मरने की कगार पे रहा होता है ना, बुढ़ा हो चुका होगा, लास्ट के 1-2 साल बचे हैं तो वो उतना इफेक्टिव नहीं रह गया था, तो 1705 के बाद मराठास एक भी वार नहीं हारेंगे मुगल से। एग्जैक्ट आपको देखना है तो मैं ऐसे बोलूँ कि चलो सेकंड हाफ बोल लो, क्योंकि तब मराठास पीक पे होंगे इसलिए मैंने इसको लिखवा दिया। अदरवाइज एग्जैक्ट टाइम चाहिए तो 1705 से मराठास फिर जितने बैटल होंगे मुगल्स के अगेंस्ट एक भी नहीं हारेंगे। तो ओके, द मराठा किंगडम इन सेकंड हाफ ऑफ द 17th century by fighting against of 17th century। आप समझ रहे हो ना कि भाई 1650 के बाद की बात हो रही है, 17th सेंचुरी हाफ ऑफ 1650 के बाद वाला। एग्जैक्ट जीतने की बात करूंगा तो लड़ाई चलती रहेगी, कभी ये जीता कभी वो जीता कभी ये जीता, ऐसे चलता रहेगा। कुछ टाइम के लिए मराठास ने कैप्चर कर लिया, तुरंत फिर औरंगजेब है उसने वापस ले लिया, फिर औरंगजेब को मिल गया, फिर मराठास किसी तरह से इन्वेट करके फिर मिल गया, तो ऑफिशियली किसी का नहीं हो रहा अभी तक, है ना। ओके, फाइटिंग अगेंस्ट ऑटोनॉमस मुस्लिम किंगडम्स, second half of 17th century by fighting against autonomous Muslim kingdoms of Bijapur against autonomous Muslim kingdoms of Bijapur and also resisting invasion by Aurangzeb। मराठास एक तरफ क्या कर रहे हैं, गोलकुंडा बीजापुर को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ से औरंगजेब से भी लड़ रहे हैं लगातार, एंड ऑल्सो रेजिस्टिंग इन्वेजन्स बाई औरंगजेब 5807। याद तो हो ही गया होगा बट फिर भी जितनी बार लिखो आप सबका कोड लिखते रहो। सेकेंड पॉइंट लिखना आप, गोलकुंडा एंड बीजापुर, गोलकुंडा एंड बीजापुर गोलकुंडा एंड बीजापुर वर annexed by annexed double n annexed by गोलकुंडा एंड बीजापुर वर annexed by औरंगजेब 5807। गोलकुंडा एंड बीजापुर वर annexed by औरंगजेब 5807, 1689 एंड 1680। क्या क्या लिखा था पहले, गोलकुंडा लिखा है पहले बीजापुर, ये उसी क्रम में लिख लेना, और देन 85 है ना, 1689 एंड 1685 रिस्पेक्टिवली। पहले गोलकुंडा लिखा ना तो उसका ईयर पहले लिखना आप, 1689 फॉर गोलकुंडा, 1685 फॉर बीजापुर रिस्पेक्टिवली, क्योंकि मैंने गोलकुंडा पहले लिखवा दिया इसलिए मैंने बोला कि ये उसी क्रम में लिखना आप, ठीक है। थर्ड पॉइंट, औरंगजेब कुड नॉट औरंगजेब couldn't defeat मराठास कंक्लूसिवली, कंप्लीटली कभी नहीं जीत पाया औरंगजेब, इस चीज को आप लिख सकते हो, है ना, कभी couldn't defeat मराठास कंक्लूसिवली, कि एग्जैक्ट कोई ये नहीं कह सकता कि औरंगजेब ने मराठास को हरा दिया, क्योंकि उसका कंक्लूसिव एविडेंस कहीं नहीं है कि भाई हाँ औरंगजेब को जीता हुआ दिखा दिया गया कहीं, तो लड़ाई चलती रही, कभी ये भारी कभी वो भारी, है ना, बस सिंपल सी बात। इन 1659, नेक्स्ट पॉइंट, इन 1659 में क्या हुआ था कि शिवाजी वॉज ग्रोइंग अप, तो इनको मारने के लिए एक अफसर भेजा था औरंगजेब ने, नाम वॉज अफजल खान। तो अब जैसे अफजल खान वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ औरंगजेब, अब वो मुझे मारने आ रहा है मान लो, है ना, अगर मैं उसको मार दूं तो मेरा इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा, तो ये नेक्स्ट पॉइंट है। तो इन 1659 शिवाजी मर्डर्ड अफजल खान, अफजल खान
शिवाजी मर्डर्ड अफजल खान. हु कंस्पायर्ड टू किल शिवाजी? हु कंस्पायर्ड टू किल शिवाजी? हु कंस्पायर्ड टू किल शिवाजी? भेजा था औरंगजेब में, और इस घटना को शिवाजी दिवस के नाम से बाल गंगाधर तिलक ने संबोधित किया था. एक ब्रैकेट में एक चीज लिख लेना, पॉइंट लगा के, एक ब्रैकेट लगाना, स्टार लगा के लिखना. ये जो शिवाजी ने मारा ना उसको, इसको शिवाजी दिवस बोला था बाल गंगाधर तिलक ने अपनी स्पीच में. बस इस चीज को कर लो, आगे मैं बताऊंगा ये चीज. तो ब्रैकेट में लिखना आप, बाल गंगाधर तिलक रेफर टू दिस इंसिडेंट. बाल गंगाधर तिलक referred to this incident in his speech in Shivaji festival. In his speech in Shivaji festival that inspired. इस स्पीच को सुन करके कोई इंस्पायर हो गया. देयर वर चापेकर ब्रदर्स. तो एक प्लेग कमिश्नर था WC रैंड, उनका सुना, जाके उसको मार दिया. कहा बहुत बढ़िया, शिवाजी ने उसको मारा था, हम तुमको मारेंगे, है ना. तो हिज स्पीच, ओके, बाल गंगाधर तिलक रिफर टू दिस इंसिडेंट इन हिज स्पीच इन शिवाजी फेस्टिवल दैट इंस्पायर्ड चापेकर ब्रदर्स. यहां लिख दे रहा हूं, चापेकर ब्रदर्स. ठीक है. रिलेशन जानना चाहो तो ये पुणे से रिलेटेड थे. प्लेग चल रहा था, लेकिन क्या कर रहा था, WC रैंड प्लेग कमिश्नर था. लोग उससे कंप्लेंट कर रहे थे कि भाई बड़ी दिक्कतें हैं, वो सुन नहीं रहा था. जिसके लिए ये लोग गुस्सा हुए और जाकर के उसको, ओके, चापेकर ब्रदर्स टू किल हेटेड प्लेग कमिश्नर. दैट इंस्पायर्ड चापेकर ब्रदर्स टू किल हेटेड प्लेग कमिश्नर. प्लेग, PLAGUE, बहुत अच्छी बीमारी थी, सीधा गांव साफ करती थी. ये कोरोना तो छोटी मोटी है, ये आती थी ना, ये पूरा कंट्री खत्म कर देती थी. इट वॉज एयरबॉर्न, है ना. इतिहास में सबसे ज्यादा मौत किसी से हुई है? इट वॉज नोन एज ब्लैक डेथ, काली मौत. एक गांव के गांव खा जाती थी. कुछ पिक्चरों में, अगर आपने किंगडम विंगडम वाली मूवीज देखी होंगी, तो कुछ पिक्चरों में इसका रेफरेंस दिखाया गया है ना. पूरा वर्ल्ड दुखी था इससे. ओके. तो किल्ड हेटेड प्लेग कमिश्नर WC रैंड. WC रैंड. मारने का किसी को दिन जानना है तो 22 जून 1897 इन पुणे. 22 ऑफ जून 1897 इन पुणे. क्या प्लेग कमिश्नर के बाद WC रैंड नाम था. दैट्स इट. अरे प्लेग कमिश्नर WC रैंड, 22 जून 1897 को मारा था इसको. उसके बाद अंग्रेजों ने उनको मारा. अच्छा, किसी को अभी अगर कोई पुणे उन्हें जाए तो प्रेजेंट में इसका नाम लिख लो, उस रोड का नाम जहाँ पे ये जगह स्थित है. दैट इज नोन एज सेनापत बापत रोड. हाँ, सेनापत बापत रोड. सेनापति बापत रोड बोलो बस, जनरली सेनापत बापत रोड. मैं एक ही बार गया हूँ, मैंने एक ही बार देखा, तो मुझे सेनापत बापट रोड दिखा था. हालांकि ये रिलेवेंट नहीं है, फिर भी आज के रेफरेंस में जानते रहो आप, तो इसलिए बता रहा हूँ. पुणे में है ये जगह. पुणे कहाँ है? इंग्लैंड में, है ना. आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखना आप. इन 1674 एक क्रम में चल रहे हैं क्या क्या चीजें हुई थी. इन 1674 में क्या हुआ था? कोरोनेशन ऑफ शिवाजी एज छत्रपति. कोरोनेशन समझते हो आप? ताजपोशी, ठीक है ना. इन 1674 कोरोनेशन ऑफ शिवाजी एज छत्रपति. कोरोनेशन पार्क होते हैं आजकल. कोरोनेशन ऑफ शिवाजी एज छत्रपति मतलब छत्रपति को, शिवाजी को छत्रपति की उपाधि दे दी गई. ताजपोशी की गई कि लो आज से आप छत्रपति. हालांकि उन्होंने खुद को छत्रपति बनाया था, वो अलग बात है. जैसे वो लोग वजीर घोषित करते, बोले आज से मैं तुम्हारा छत्रपति, अब मेरे लिए इंतजाम करो, सरप्राइज दो मुझे कि लो. नेक्स्ट पॉइंट. शिवाजी नेवर एक्सेप्टेड मुगल एम्परर्स ओवर लॉर्डशिप.
शिवाजी नेवर एक्सेप्टेड मुगल एम्परर्स ओवरलॉर्डशिप। अब सोचो शिवाजी की पावर सोच के देखो, औरंगजेब स्टिल मुगल्स वेर एट दियर पीक, बहुत पावरफुल थे मुगल्स, स्टिल शिवाजी को डिफीट नहीं कर पा रहे थे वो, इतना पावरफुल होने के बाद भी, है ना। तो शिवाजी नेवर एक्सेप्टेड मुगल एम्परर्स ओवरलॉर्डशिप, दैट्स दैट्स सेटेड अप मराठा किंगडम। क्योंकि अगर ओवरलॉर्डशिप एक्सेप्ट हो गई होती तो मराठा किंगडम कभी बना नहीं होता, है ना। दैट सेटेड अप मराठा किंगडम एज लीगली इंडिपेंडेंट। तो मराठा किंगडम की जब भी बात होगी हमेशा वो इंडिपेंडेंट रहा, चाहे वो शिवाजी का टाइम टेन्योर हो चाहे वो बाद का। दैट सेटेड अप मराठा किंगडम एज लीगली इंडिपेंडेंट, कि भाई लीगली वो इंडिपेंडेंट ही रहे, ठीक है। शिवाजी का पीरियड मैंने लिखवाया था कि नहीं, नहीं, अच्छा। एक चीज आप लिखना, टर्मोइल समझते हो, व्हाट इज टर्मोइल। एक नेक्स्ट पॉइंट लिखना, पीरियड ऑफ टर्मोइल, लिखूं पीरियड ऑफ टर्मोइल, एक टाइम टेन्योर लिखना, दैट इज 1680 to 1719, पीरियड ऑफ टर्मोइल 80, 1680 to 1719। टर्मोइल क्या होता है कोई बताएगा। हाँ, कि इस टाइम में मराठा किंगडम्स में भी और उसमें भी बहुत उथल पुथल रही, क्योंकि हम मराठा किंगडम्स का दे रहे हैं रेफरेंस तो वही लिखेंगे, ठीक है। अब देखो इसका रीजन, अब इसमें एक सब पॉइंट लिखना, तो ये कि हेडिंग सी दे दी मैंने कि पीरियड ऑफ टर्मोइल को उथल पुथल का टाइम था, कि कोई मर रहा था कोई और आ रहा था, है ना। तो पहला सब पॉइंट लिखना, बिकॉज शिवाजी डाइड इन 1680, शिवाजी की डेथ हो जाती है 1680 में, एंड शिवाजी डाइड इन 1680 एंड औरंगजेब कॉन्टिन्यूज वॉरफेयर, और औरंगजेब अभी भी लगा हुआ है मारने काटने में। शिवाजी की डेथ होती है एंड औरंगजेब कॉन्टिन्यूज वॉरफेयर। नेक्स्ट सब पॉइंट लिखना आप, संभाजी एल्डर सन ऑफ शिवाजी। उथल पुथल का दौर क्यों है, समझ रहे हो ना, कि खानदान खत्म कर रहा है औरंगजेब पूरा चुन चुन के, सातों को साथ मारूंगा एक साथ मारूंगा, ठीक है। तो संभाजी एल्डर सन ऑफ शिवाजी was brutally tortured, Shivaji brutally tortured after capture for 3 weeks, Shivaji brutally tortured after capture of 3 weeks and then executed by Aurangzeb in 1689। पहले पकड़ा, 3 हफ्ते तक बढ़िया खाना पीना खिलाया एंड देन हलाल कर दिया। तो शिवाजी brutally tortured after capture of 3 weeks and then executed by Aurangzeb in 1689। पकड़ा, आराम से 3 हफ्ते तक खातिरदारी की, फिर काम खत्म कर दिया। एक पॉइंट और लिख लें, है 3 weeks and then executed by Aurangzeb in 1689। नेक्स्ट पॉइंट लिखना आप, एक पॉइंट और लिख लो, उसके बाद फिर आज बस करते हैं इतना, या इस क्वेश्चन को खत्म कर लेते हैं, 3-4 लाइन और है। तो अब एक तो पीरियड ऑफ टर्मोइल हो गया, देन एक और चीज आती है पीरियड ऑफ टर्मोइल में ही कि सिविल वॉर होता है 1707 से 1719, वो भी एक दौर था, पीरियड ऑफ टर्मोइल में ही था ना। तो एक सब उसी सब पॉइंट में हेडिंग डाल दो बस आप, कि सिविल वॉर 1707 to 19, 1707 से 19 तक सिविल वॉर, पीरियड ऑफ टर्मोइल में ही ये चीजें आ रही हैं अभी। आफ्टर डेथ ऑफ राजा राम, आफ्टर डेथ ऑफ राजा राम, इन ब्रैकेट लिख लेना यंगर सन ऑफ शिवाजी, आफ्टर डेथ ऑफ राजा राम यंगर सन ऑफ शिवाजी इन 1699, 1699 में डेथ हुई। हिज विडो ताराबाई, हिज विडो ताराबाई began ruling, his widow Tarabai began ruling
इस वीडियो ताराबाई इन द नेम ऑफ इन्फेंट सन ताराबाई बिगन रूलिंग इन द नेम ऑफ इन्फेंट सन, क्या नाम था? शिवाजी टू। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है? इन 1707 कौन आ गया? शाहू जी महाराज, है ना। इन 1707 शाहू जी महाराज, शाहू जी खाली लिखो, इतना लंबा नाम क्यों ही लिखना है, या शाहू लिख लो खाली, इज्जत दे दी हमने बहुत। ठीक है, इन 1707 शाहू जी, कोड लिख लेना उनका, कोड क्या था? 1949, है ना, 1949। कोड लिखते रहो तो थोड़ा याद होता रहेगा टेन्योर। तो इन 1707 शाहू जी 1949 was released from imprisonment. In 1707 Sahu ji 1949 was released from imprisonment by बहादुर शाह। उसका भी टेन्योर लिख लो, 1707 से 12, 0712 was released from imprisonment by Bahadur Shah 1707 to 1712 after death of Aurangzeb 5807, after death of Aurangzeb 5807 to destabilize मराठा पॉलिटी। मैंने बोला ना कि रीजन क्या था? आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब 5807 टू डीस्टेबलाइज मराठा पॉलिटी, जो मराठा की पॉलिटी का सिस्टम था उसको डीस्टेबलाइज करो, किसी एक रूलर को और भेजो, लड़े आपस में, गड़बड़ हो चीजें, है ना। नाउ शाहू जी लेड क्लेम टू द थ्रोन, नाउ शाहू जी लेड क्लेम टू द थ्रोन लीडिंग टू सिविल वॉर बिटवीन ताराबाई एंड शाहू जी। तो नाउ शाहू जी लेड क्लेम टू द थ्रोन, कि भाई ताजपोशी करो मेरी, लीडिंग टू द सिविल वॉर बिटवीन ताराबाई एंड शाहू जी। ठीक है, ओके, सो दैट्स इट। तो ये कुछ ओवरव्यू था एस्टेब्लिशमेंट का। एक क्वेश्चन लिख लो जिसका आंसर नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे। क्वेश्चन लिखना आप, वाई शाहू जी विन सिविल वॉर। ये तो एक बात हो गई कि भाई ये ऐसे ऐसे बना और शाहू जी पावर में आ गए। अब वाई शाहू जी विन द सिविल वॉर, कुछ पॉइंट्स उसके भी डिस्कस करेंगे, कुछ मैंने बताया, कुछ चीज़ें और जो लिखने वाली वो लिखवा दूंगा। ठीक, चलो यहाँ तक आज, दैट्स इट। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक है, ऑनलाइन वालों जा सकते हो आप भी।